सर ये बैंक ऑडिट बहुत बड़ा चैप्टर लगता है, कहीं ना कहीं इसको रिवाइज करने में हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो क्यों ना आप हमको एक प्यारी सी रिवीजन करा दो जहां पे जितनी भी चीजें आपके नोट्स में दे रखी हैं हम इनको आराम से रिवाइज कर लें कम से कम टाइम में। तो दोस्तों 1 घंटे में आपको पूरा का पूरा बैंक ऑडिट में आपको रिवाइज कराने वाला हूं। ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। बस आपने अपने जो क्लास में हमने नोट्स लिखे थे और जो आपकी बुक है उसको साथ लेके बैठना है एंड यू विल एंजॉय दिस पार्ट। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना वीडियो को लाइक करके, ताकि ये बाकी सीए इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। नाउ एंजॉय दिस रिवीजन। सर बैंक ऑडिट की रिवीजन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ बैंक। बड़ा प्यारा टॉपिक है सर, बड़े बड़े प्यारे टॉपिक में अपने को क्या करना है, मैंने कहा सबसे पहले एक बार फ्लो रिवाइज कर लेते हैं। इसमें अपने कौन कौन से बैंक आते हैं सर? एक आते हैं अर्बन वाले, एक आते हैं रूरल वाले। एक आते हैं अर्बन वाले, एक आते हैं रूरल वाले। तो अर्बन वालों को क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक। इन कमर्शियल बैंक का काम क्या है? दे प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। काम है डिपॉजिट लो, लोन दो, डिपॉजिट लो, एडवांसेस दो। तो इनके दो ही काम है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, गिविंग द एडवांसेस। दैट्स इट सर। अब जो रूरल एरियाज में बैंक है उनको बोलते हैं आरआरबी। सर आरआरबी की स्पेशलिटी क्या है? ये रूरल एरियाज को कैटर करते हैं, जो रूरल एरियाज की फाइनेंशियल और बैंकिंग नीड्स है उनको मीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है सर। अब इन बैंक्स की खासियत है, इनके नाम में आते हैं ग्रामीण, पंजाब ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। तो जब भी नाम में ग्रामीण दिखे मतलब ये आरआरबी है। अब इसके बारे में हमने आगे एक चीज और पढ़ी थी, जो रीजनल रूरल बैंक है उस पे फ्रॉड की रिपोर्टिंग नहीं लगती। ये एक छोटा सा ट्रिविया ध्यान रखना, जो रीजनल रूरल बैंक है उस पे फ्रॉड की रिपोर्टिंग नहीं लगती। ये बच्चे ने डाउट भी पूछा था। ठीक है सर। इसके बाद अब एक बात बताओ, क्या रूरल एरियाज के साथ हमको कॉपरेट करना चाहिए? हाँ सर, कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि रूरल एरियाज के बैंक स्मॉल है। क्योंकि रूरल एरियाज के बैंक स्मॉल हैं, हमें उनके साथ कॉपरेट करके उनको पेमेंट देके डेवलप करा देना चाहिए। क्योंकि रूरल एरियाज के बैंक स्मॉल हैं तो हमें उनके साथ कॉपरेट करके पेमेंट देके उनको डेवलप करा देना चाहिए। तो इससे तुमको सारे बैंक याद आ जाएंगे। एक बार फटाफट गो थ्रू करा दो मुझे। कोऑपरेटिव बैंक क्या है? कमर्शियल जैसे ही है। कमर्शियल जैसे ही है, बस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर्ड है। दो तरह की सोसाइटीज होती है सर। क्या? एक तो सिंगल स्टेट वाली, एक फैली हुई, यानी मल्टीपल स्टेट्स में। तो जो सिंगल स्टेट वाली वो सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में होगी, जो मल्टी स्टेट में वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में होगी, और इनके नाम में कोऑपरेटिव आता है। और जो जिसमें नहीं आता उसमें आता है सहकारी। जिसमें कोऑपरेटिव नहीं आता उसमें आता है सहकारी। सहकारी का क्या मतलब है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मर्यादित मतलब लिमिटेड। तो ये आपने एक बेसिक बात ध्यान में रख के चलनी है। फिर हमने बात करी पेमेंट बैंक की, ये है पेटीएम पेमेंट बैंक। अब इन पेमेंट बैंक का बात क्या है ना, ये आधे अधूरे बैंक है सर। आधे अधूरे मतलब दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट लिमिटेड बट दे कांट गिव लोन, दे कांट गिव अ क्रेडिट कार्ड। तो ये है आधे अधूरे बैंक। तो सर आधे अधूरे बैंक में तुमको बस ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें कुछ था क्या? मैंने कहा नहीं, करंट और सेविंग अकाउंट ले सकते हैं, लोन्स नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसमें भी नाम है पेमेंट बैंक वो पेमेंट बैंक। ठीक है सर। फिर आता है डेवलपमेंट बैंक। ये अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, सिडबी, नबार्ड, इडबी। ठीक है, क्यूट क्यूट से नाम है। इनमें क्या है? इंडिया को डेवलप करना है। इंडिया का डेवलपमेंट कब होगा? जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड बनेगी, पुल बनेंगे, मजा आएगा। तो मैंने कहा ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। तो प्रोवाइड द फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। गॉट इट सर। एंड लास्ट में आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक छोटे नहीं है बट ये छोटे लोगों की मदद करते हैं, यानी दे प्रोवाइड द फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू द अनसर्व्ड, जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा। अनसर्व्ड, एक और अंधा, अनऑर्गेनाइज्ड, अनसर्व्ड एंड, तुम भी तो ऐसे याद करते ना, एक और अंधा सर याद नहीं आ रहा, बट अनसर्व्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लाइक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लाइक योर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है सर। फिर आता है सर आरबीआई, बैंकों का बैंक आरबीआई। इसका क्या फंक्शन है? कुछ नहीं, पहले फाइनेंशियल सिस्टम बनाओ, फिर उसको रेगुलेट करो, फिर गवर्नमेंट के साथ बैठ के पॉलिसी खेलो। ठीक है सर। एंड लास्ट में क्या करता है? रेगुलेट करता है एक्टिविटीज को। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस ध्यान रखना। दो फंक्शन करेंसी वाले, इशू द करेंसी, रेगुलेट द करेंसी। अगले दो फंक्शन थे बैंकर वाले। क्या ये अपना बैंक है? मैंने कहा नहीं, ये बैंक है बड़े लोगों का, गवर्नमेंट का बैंक और बैंकों का बैंक। एंड लास्ट में ये रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट हमेशा लास्ट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखना। ऊपर भी लास्ट पॉइंट, यहां पे भी लास्ट पॉइंट। अब सर इसके बाद आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्या आपको ये जानना जरूरी है बैंक के ऊपर कौन से लॉज लगते हैं? हाँ सर, क्योंकि अगर कल को उन्होंने कोई नॉन कंप्लायंस करी तो पेनल्टी लगेगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बैंक के ऊपर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं। तो मैंने कहा सबसे बेसिक एक्ट से स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है सर। अब इसके बाद सर अगला कौन सा आता है? मैंने कहा 6 साल बाद एसबीआई आई, यानी 1955 में एसबीआई एक्ट आया। उसके 4 साल बाद उसकी सब्सिडरी पैदा हुई, उसका नाम क्या था? एसबीआई सब्सिडरी एक्ट 1959। तो 49 से 59 तो हो गए। फिर बेसिक एक्ट, कंपनीज एक्ट आ गया, आईटी एक्ट आ गया और पमला आ गया 2000 और 2002।
अब सर आते हैं स्पेशल क्वेश्चन। अगर सपोज कल को खुदा ना खास्ता मैं बैंक ऑडिट करने पहुंच गया, तो सर एक बात बताओ, मुझे किन किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? ऐसी अनयूजुअल चीजें क्या है? पेक्यूलियरिटी क्या है? बोलो मेरे साथ, पेक्यूलियरिटी क्या है? सर पेक्यूलियरिटी का क्या मतलब होता है? अनयूजुअल थिंग्स अबाउट बैंक। तो सारे बच्चों ने बोला सर इसकी ब्रांचें फैली हुई हैं, यानी इट हैज अ वेरी वाइड ज्योग्राफी स्प्रेड, बहुत फैला हुआ बैंक है। और जैसी ब्रांच में जाते अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब इतने प्रोडक्ट्स हैं तो इतनी ट्रांजैक्शन है, इतने प्रोडक्ट हैं तो इतनी सारी ट्रांजैक्शन है, यानी लास्ट पॉइंट क्या था? ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। अब सारे बच्चे बताओ, ये सारा मामला समेटा कैसे जा रहा है? ये जो सारा मामला है ये समेटा कैसे जा रहा है? थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और ऊपर देख कौन रहा है? सर ऊपर है आंख आरबीआई की, यानी विजिलेंस, विजिलेंस बाय द रेगुलेटर। जो रेगुलेटर है वो इन पे विजिलेंस बना के बैठा है। क्लियर है? जल्दी से बताओ, अगर पेक्यूलियरिटी का क्वेश्चन आएगा तो 5 में से 5 लाओगे नहीं लाओगे मित्रों? लाएंगे सर। डन डनाडन डन। अब सर अगला सवाल, बैंक ऑडिट में आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तो सबसे पहले प्लान की बात करेंगे। प्लान का क्या मतलब होता है? रैप और फैप। यहां पे फैप की बात नहीं करनी, रैप की बात करनी है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन। मैंने कहा वेरी गुड। नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन में इनहेरेंट रिस्क है और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का नाम क्या था? भूल गए? अरे भूल गए सर, इनहेरेंट रिस्क का नाम क्या था? एडवर्स। एडवर्स, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर। ठीक है सर। कंट्रोल रिस्क का नाम क्या था? कि इन लोगों ने कंट्रोल से कितना कंप्लाई किया, इन लोगों ने कंट्रोल से कितना कंप्लाई किया, कंप्लायंस कितनी है। एंड लास्ट में सर मैंने कहा रोमम की बात हो गई, इनहेरेंट रिस्क भी आ गया, कंट्रोल रिस्क भी आ गया, मिलाया तो रोमम। इसके बाद जो बड़ी रिस्क है ऑडिट रिस्क। आपने ऑडिट रिस्क देखनी है अगर कंट्रोल्स में कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो। ठीक है, ठीक है सर। अब सर आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। ये मैंने आपको कहा था एक बार इसकी जो क्वेश्चन वाली टेबल है आईसीए के स्टडी मटेरियल से देख लेना। फिर आता है सर एंगेजमेंट टीम की डिस्कशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक एंगेजमेंट टीम क्या अच्छी अच्छी बातें करती है, चिंता करती है? सर चिंता किसको लेके? मिस स्टेटमेंट को लेके। मिस स्टेटमेंट कैसे होती है? एरर्स और फ्रॉड। तो जल्दी से एरर और फ्रॉड वाले 3 पॉइंट बताओ। ऐसे एरर जो होने वाले हैं या ऐसे एरर जो पास्ट में हो चुके हैं। तो चिंता किसकी होती है? या तो फ्यूचर की या पास्ट की, प्रेजेंट की कोई चिंता ही नहीं है। तो एरर्स विच आर लाइकली टू अकर और एरर्स विच हैव आइडेंटिफाइड इन द पास्ट। Fraud which can happen in the bank, यानी method by which the fraud can be perpetrated by the bank personnel or others in relation to the financial statement. Financial statement में क्या आता है? अकाउंट बैलेंस आते हैं और डिस्क्लोजर्स आते हैं। ठीक है सर। अब तुम क्या करोगे? सर रिस्पॉन्ड करेंगे। वी विल रिस्पॉन्ड टू द 3 टाइप्स ऑफ रिस्क, EPS, इंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। इंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। एक और बार, इंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। वेरी वेरी गुड। अब इसके बाद रिस्पॉन्ड करने के लिए मैंने क्या कहा था? अलर्ट रहना, यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दोनों के दोनों पॉइंट हो गए। कम ऑन, देखो आराम आराम से हो रहा है, इसका मतलब नहीं कि आसान है। तुमने मजे ले लिए पूरे क्लास में। यू पीपल आर नाउ प्रो। अब आओ मेरे साथ, एडवांटेजेस ऑफ दिस डिस्कशन। एडवांटेज सिंपल सी बात है, तुमको फ्रॉड का पता लगेगा, तुम रिस्पॉन्ड करोगे टू द 3 टाइप्स ऑफ रिस्क। अब असली में रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं? 2 लोगों को लगा के, एक्सपीरियंस टीम मेंबर और एक्सपर्ट। तुमने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस टीम मेंबर भी लगाया और एक्सपर्ट भी लगाया। डन डन सर। फिर हमने छोटी छोटी बातें की थी यार, मतलब क्या क्या पढ़ते हैं ना, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कौन ऑडिटर अपॉइंट करेगा? सर अगर बैंकिंग कंपनी है तो कंपनी में तो शेयर होल्डर ही करते हैं एजीएम में। वेरी गुड। और अगर ये नेशनलाइज बैंक है तो बोर्ड ही करेंगे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दोनों केस में अप्रूवल किसका लगेगा? आरबीआई का। और तीसरा केस क्या है सर? तीसरा केस है रीजनल रूरल बैंक। सर हम जा नहीं पाएंगे, बहुत रूरल एरिया में है, तो बैंक को क्या बोला? खुद ही कर ले। हमने बैंक को क्या कहा? खुद ही कर ले। बट क्योंकि तू छोटा बैंक है ना, तेरे को अप्रूवल लगेगा। क्योंकि तू छोटा बैंक है ना, रूरल बैंक है, तो तेरे को अप्रूवल लगेगा। सर अप्रूवल किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, ठीक है सर। फिर हमने बात करी रिम्यूनरेशन की। बड़ा सिंपल है, जैसे सेक्शन 142 में होता है वही होगा अगर कोई बैंकिंग कंपनी है। बट इफ इट इज अ गवर्नमेंट वाला बैंक, यानी इट इज अ नेशनलाइज्ड बैंक और इट इज अ एसबीआई, यानी उसमें गवर्नमेंट की फील है, तो बताओ गवर्नमेंट को पैसा कौन देगा? किसके पास नोट छापने की मशीन है रिम्यूनरेशन के लिए? आरबीआई। तो हम आरबीआई से लेंगे। अब यहां पे अप्रूवल आएगा या कंसल्टेशन? कंसल्टेशन। आरबीआई बड़ी पार्टी है, तो आरबीआई कंसल्टेशन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर हमने बात की थी ऑडिटर रिपोर्ट की। सर ऑडिटर रिपोर्ट हमने किसकी बात की थी? नेशनलाइज्ड बैंक और एसबीआई दोनों की सेम ही होती है। वही 2 पॉइंट तो हमारे 143(3) वाले हैं। पहले लॉ में पढ़े, फिर ऑडिट में भी पढ़ लिया, अब तो याद ही हो गए हैं कि सबसे पहले हमको वो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिली कि नहीं जो चाहिए थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, प्लस जिन ब्रांचेस तक हम पहुंच नहीं पाए वहां से समराइज रिटर्न्स आए।
फिर सर अगला पॉइंट पता है किसको याद आएगा? जिसके पास पावर है। अगला पॉइंट उसी को याद आएगा जिसके पास पावर है, क्योंकि पॉइंट ही पावर के बारे में, यानी वेदर द ट्रांजैक्शंस डन बाय द बैंक वर विद इन द पावर्स और नॉट, एंड लास्ट पॉइंट इज एनी अदर मैटर। ये तो सबको याद आ जाएगा। ठीक है सर, अब आता है लफार। सर ये लफार क्या था? कुछ नहीं होती, चेकलिस्ट होती, यस नो यस नो यस नो करना होता, काम खत्म। अब मुझे बताओ ये जो लफार है LFAR, ये मेरा काम बढ़ गया? हाँ सर। तो ये टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखी होनी चाहिए, तभी देंगे वरना नहीं देंगे। ठीक है सर। अब ये जो देनी है इसमें लिखना क्या है? बोलो, जा पूछ क्या। सारे बच्चे बोलो, जा पूछ क्या। किससे पूछ क्या? RBI से। यानी इसमें जो मैटर्स टू बी स्टेटेड होंगे दैट विल बी स्पेसिफाइड बाय RBI। कब तक देनी है जल्दी से बताओ सारे बच्चे चैट बॉक्स में। हमें जो लफार देनी है वो देनी कब तक है? इट शुड बी सबमिटेड बिफोर व्हाट? सावन से पहले सर। सावन का महीना पवन करे शोर। शोर नहीं बाबा, शोर। मैंने कहा शोर का क्या मतलब है? 30 जून एवरी ईयर, यानी जुलाई में बारिशें शुरू हो जाती है तो जुलाई आने से पहले पहले आपको देना पड़ेगा, यानी 30 जून से पहले पहले देना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद क्या था? देने से पहले प्लानिंग करेंगे, अगर चाहो तो समरी वगैरह डाल देना। ठीक है सर। अब आता है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू RBI। बड़ा ही सिंपल टॉपिक, बड़ा ही सिंपल टॉपिक, कोका कोला वाला टॉपिक। कोका कोला तू बताना इसमें क्या था? सर RBI ने ना सर्कुलर निकाला है। ओ, कौन सी कमेटी को इंप्लीमेंट करने के लिए? सर कोला कमेटी। अब ये याद नहीं आ रहा कोला में क्या था, मैंने कहा रिवाइज करते हैं। कोला कमेटी का मतलब था कमिटी ऑन लीगल एस्पेक्ट, यानी अगर कल को कोई फ्रॉड होगा तो क्या लीगल लॉज एंड रेगुलेशन रहेंगे वो ध्यान रखना है। कमिटी ऑन लीगल एस्पेक्ट्स फॉर बैंक फ्रॉड्स। ठीक है सर। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है यानी प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, इफ देयर इज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, वो कोई सा भी ऑडिट कर रहा हो, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंस्टीट्यूशनल, इंटरनल, एक्सटर्नल या इंस्टीट्यूशनल, और उसको कल को कोई फ्रॉड मिला 3 तरीके का, ससेप्टिबिलिटी टू फ्रॉड, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, या फ्रॉड की खुशबू आई यानी ही स्मेल्स फाउल प्ले, तो उसको ही नीड टू रिपोर्ट टू द रेगुलेटर, और अगर नहीं बताया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। दैट विल बी मेकिंग हिम लायबल फॉर लीगल एक्शन। सो इन अदर वर्ड्स, इफ अ मेंबर फाइंड्स अ फ्रॉड, रिपोर्ट टू RBI। इसके बाद हमने 2 एसेज का तड़का लगाया था, वो बताओ तो मैं मानूं, वो बताओ तो मैं मानूं कौन से 2 एसेज का तड़का लगेगा? एक ऐसे और दूसरा ऐसे, और उन्होंने क्या क्या बताया था वो भी बताना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। 250 वेरी गुड, और 240। 250 ने क्या कहा था? लॉ ऊपर या कॉन्फिडेंशियलिटी? जल्दी से बताओ, लॉ ऊपर या कॉन्फिडेंशियलिटी? सर लॉ ऊपर। कॉन्फिडेंशियलिटी विल बी ओवर रिडन बाय द लॉ। कॉन्फिडेंशियलिटी नीचे, इसके ऊपर लॉ, तो कॉन्फिडेंशियलिटी विल बी ओवर रिडन बाय द लॉ। वेरी गुड। और 240 ने क्या किया? इसने बताया तुम्हारा काम है रीजनेबल एश्योरेंस लेना। आइला की बात की थी, रुचिका जी, आहा क्या बात है, इन्होंने बोला था, आइला की बात की थी, सुबी ने भी बिल्कुल सही बताया, एकदम धूम मचा दी भैंस क्या, एकदम बढ़िया वाला जवाब। वेरी गुड, रीजनेबल एश्योरेंस, शाबाश। जिस बच्चे ने 240 250 की रेफरेंसिंग दिया, ताली बजा दो अपने लिए, धूम तो मचा रहे हो तुम लोग, एकदम क्लासिक। वेरी गुड। अब सर इसके बाद क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, RBI के साथ साथ चाहो तो आप बैंक का जो टॉप पे लोग होते हैं, MD होते हैं, CEO होते हैं, CMD होते हैं, इन सबको भी आप बता सकते हो। वेरी गुड। इसके बाद सर हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। ये तो बड़ा सिंपल था सर। राइमिंग का क्या मतलब था? LFAR, ICFR, SLR। ठीक है, फिर चुपचाप बैठ जाओ। सिट का मतलब था सीरियस इरेगुलरिटी, इनकम रिकॉग्निशन, एसिड क्लासिफिकेशन, एंड टी का मतलब था ट्रेजरी ऑपरेशन। फिर मैंने 2 बातें करी थी सर, क्या क्या? एक तो घोष कमेटी, घोष का मतलब है बकरा, बकरे के साथ क्या हुआ? फ्रॉड। मैंने कहा वेरी गुड, तो घोष कमेटी में फ्रॉड वाली बात याद रहेगी। और उसके बाद जिलानी जलजीरा, जिलानी कमेटी मतलब जलजीरा आपके पेट को कंट्रोल में रखता है, पाचन शक्ति को कंट्रोल में रखता है, तो यानी जिलानी कमेटी किसकी बात करती है? इंटरनल कंट्रोल। सर सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा? मैंने कहा हमने पढ़ी एडवांसेस। एडवांसेस का क्या मतलब होता है? एक है बैंक, एक है बोरोवर। कम ऑन, एक है बैंक, एक है बोरोवर, और बोरोवर को चाहिए पैसा या बोरोवर को चाहिए कोई क्रेडिट फैसिलिटी, तो बैंक क्या कहता है? मनी और क्रेडिट देता है इसको, पर साथ ही साथ एक एग्रीमेंट करता है कि भाई मेरा ये पैसा वापस लौटा देना। दैट मीन्स द मनी विल बी रिपेड एंड इट इज अ एसेट फॉर द बैंक ऑब्वियसली। अब सर क्या टाइप्स ऑफ एडवांसेस होते हैं? तो मैंने कहा टाइप्स ऑफ एडवांसेस की अगर हम बात करें तो 2 तरह के एडवांसेस होते हैं, एक होते हैं फंडेड, एक होते हैं नॉन फंडेड, या आप ऐसा कह दो एक असली, एक बकवास नकली। सर असली वाले कौन से? फंडेड वाले, जिसमें एक्चुअली में फंड्स ट्रांसफर होते हैं, यानी देयर इज अ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द बैंक टू द बोरोवर। इसमें एग्जांपल में आप कुछ भी ले लो, लॉन्ग टर्म लोन ले लो, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले लो, ओवरड्राफ्ट ले लो, जो चाहिए वो ले लो। ठीक है सर, इवन स्टाफ लोन वगैरह भी इसमें आ जाएंगे। तो 2-3 एग्जांपल बस ध्यान रखना, बाकी रीड कर लेना। अब आते हैं नॉन फंडेड फैसिलिटी। सर नॉन फंडेड में क्या है ना, नाम का लोन है,
पैसा दिया तो नहीं, जैसे कि बैंक गारंटी, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट, सो दीज डू नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ठीक है सर। अब सर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। सर क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस ही तो पढ़ रहे थे, मैंने कहा उसी का सेकंड क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, सेक्टर वाइज। सर सेक्टर वाइज का क्या मतलब था, सेक्टर 4, सेक्टर 58, सेक्टर 66 नहीं, वो घर वाले सेक्टर की बात नहीं कर रहे, यहां हम बात करेंगे प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर। सर ये जो प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर है, इनको क्या लैंडिंग करनी है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे करनी है, कितना परसेंटेज करनी है, इस सबके लिए आरबीआई आपको गाइडलाइन करता है। ठीक है सर। प्रायोरिटी सेक्टर में आपकी गाइडलाइन क्या चीजों के बारे में बात करेगी, आप इनको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, आपको इनका लोन रिजेक्ट कब करना है, सैंक्शन कब करना है, अगर सैंक्शन करना है तो डिसबर्समेंट कैसे होगी, ये बेसिक बातें ये हमको समझा के चलते हैं। प्लस आरबीआई इनको टारगेट देता है। सर टारगेट किस तरीके से, टारगेट में वो इनको बोल सकता है कि अगर आप 100% एडवांसेस दे रहे हो तो उसमें से 20% तो प्रायोरिटी सेक्टर को टारगेट दे दिया। एंड लास्ट में से प्रायोरिटी सेक्टर में क्या आता है, सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बेसिक चीजें इसमें आ जाती है। एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है सर। अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज द प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी बड़ा सिंपल टॉपिक है सर। इसका क्यों, सपोज अपना कोई दोस्त है जिसका नाम है विशाल, अब विशाल को कोई वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, तो अगर इसको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए तो वर्किंग कैपिटल के लिए क्या प्लेज कराएगा सर, इन्वेंट्री प्लेज कराएगा। ये कहीं ना कहीं इन्वेंट्री की प्लेजिंग करवा सकता है और इन्वेंट्री के बेसिस पे सिक्योरिटी ले लेगा। अब सर एक बात बताओ, सॉरी लोन ले लेगा, सिक्योरिटी कैसे ले लेगा, लोन ले लेगा। अब एक बात बताओ, क्या बैंक के दिल में धक धक होगी, जल्दी से बताओ, क्या बैंक के दिल में धक धक होगी। सर बैंक के दिल में धक धक क्यों होगी, बैंक के दिल में धक धक होगी क्योंकि उसको डर लगेगा कल को इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई तो मुझे एक एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। तो एडिशनल सिक्योरिटी के लिए मान लो इसने अपनी बिल्डिंग भी गिरवी रखवा दी, तो ये जो बिल्डिंग रखवाई क्या ये प्राइमरी सिक्योरिटी है या कोलैटरल सिक्योरिटी है, दिस इज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। सो प्राइमरी इज द प्रिंसिपल सिक्योरिटी जिसके बेसिस पे लोन मिलता है, कोलैटरल इज द एडिशनल कंफर्ट जो आप बैंक को देते हो। अब कोलैटरल में सारे एसेट आ जाते हैं, तुमको जोन सा देना दे दो, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल। बोलो मेरे साथ, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, सारे के सारे एसेट इसके अंदर आ जाते हैं। अब सबके एग्जांपल लिख देना, टेंजिबल एसेट में आपके आ जाएंगे प्लांटेशन, ट्री, ये सब आ जाता है बायोलॉजिकल एसेट, और टेंजिबल में आपकी वो आ जाती है बप्पी लहरी, ज्वेलरी वगैरह आ जाती है। हाँ सर ज्वेलरी आ जाती है, आर्कियोलॉजिकल पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब आ जाता है। और बताओ सर क्या आता है, मैंने कहा मूवेबल एसेट्स में आ जाता है आपके गुड्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, ये सब आ जाएगा। और इमूवेबल में आपने इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करी थी, तो यही 4-5 बस आपको कैटेगरीज ध्यान रखनी। अच्छा इनटेंजिबल में अपन ने क्या ध्यान रखा था, गारंटी, दो होती नहीं है बट हमने बोला गारंटी दिखती नहीं है तो इनटेंजिबल है, तो जो भी गारंटी वाले पॉइंट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। यानी अगर कोई गारंटर की पर्सनल सिक्योरिटी है वो इसमें आ जाएगी, या अगर किसी थर्ड पार्टी ने गारंटी वगैरह दे रखी है तो वो भी इसमें आ जाएगी। ठीक है सर। अब सर हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट टॉपिक, दैट वाज द मोड्स ऑफ क्रिएटिंग द सिक्योरिटी। अब सर ये मोड्स ऑफ क्रिएटिंग द सिक्योरिटी क्या थे, मैंने कहा बड़े सिंपल टॉपिक था। सबसे पहले आता है मॉर्गेज, यानी एक एक एसेट वाइज चलेंगे। जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उसके केस में क्या आता है, मॉर्गेज, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टीज मोटी होती है तो उनके केस में मॉर्गेज। सर ऐसे बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए प्रॉपर्टीज की, मैंने कहा सॉरी। अब सर एक बात बताओ, मॉर्गेज दो तरीके के क्या होते हैं, एक होते हैं रजिस्टर्ड, दूसरे में अनरजिस्टर्ड। मत बोल देना, बड़ा बकवास लगेगा, ऐसा लगेगा पढ़ के नहीं आए हो। रजिस्टर्ड और इक्विटेबल, ठीक है सर, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ना ये आता है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। फिर मैं बताता हूं शुभम क्या कर रहा है यार, इक्विटेबल बोल, ठीक है बच्चे मजे करेंगे। तो मैंने कहा ध्यान रखना सारे के सारे बच्चे, एक है रजिस्टर्ड, एक है इक्विटेबल। जो रजिस्टर्ड है उसका नाम में ही रजिस्टर्ड है तो एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड होगी। ठीक है सर। इसमें साइन कौन करेगा, मॉर्गेजर, कि भाई हाँ मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी प्रॉपर्टी, ऐसे करके अपन मजे ले लेंगे। फिर आते हैं सर इक्विटेबल मॉर्गेज। इसमें क्या होता है ना, जो आपकी टाइटल डीड है लैंड एंड बिल्डिंग की वो आप सामने वाले को कर देंगे। हाँ मेघा कह रही है अस मूवमेंट सर, वेरी वेरी गुड। अब सर ये आपको समझ आई बात, मैंने कहा वेरी गुड। अब आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, इसमें दो तरीके की प्रॉपर्टी, दो तरीके से आप कर सकते हो। सर क्या, एक प्लेज और दूसरा क्या था, हिपोथिकेशन। जल्दी से बताओ, एक था प्लेज, एक था हिपोथिकेशन। प्लेज में क्या होता है, जो आपकी इन्वेंट्री है उसको आप डिलीवर करते हो, उसकी आप बेलमेंट करते हो, यानी बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द बोरोवर टू द बैंक। क्या तुम ओनरशिप भी ट्रांसफर कर रहे हो, मैंने कहा नहीं। अच्छा ये फिक्स्ड चार्ज है या फ्लोटिंग है, सर ये फिक्स्ड चार्ज है। सारे बच्चे बोलो ये फिक्स्ड चार्ज है, बिकॉज द चार्ज इज लिमिटेड टू द गुड्स दैट आर बीइंग ट्रांसफर्ड। सिंपल सर। अब इसी तरह मैं बात करूं हिपोथिकेशन की। सर हिपोथिकेशन इज अ इक्विटेबल चार्ज। क्या प्यारी लाइन है ना, इक्विटेबल मतलब इक्विटी एंड रीजन, वही कीवर्ड लिखे आईसीआई में। इक्विटी एंड रीजन मतलब सिंपल सी बात है, यहां आप
एग्रीमेंट करोगे, बिकॉज ना तो आप ट्रांसफर कर रहे हो पोजेशन, ना आप ट्रांसफर कर रहे हो ओनरशिप, तो कैसे पता लगेगा कि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है इन्वेंट्री वाली? सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। सिंपल हो गया ये वाला पॉइंट सर। अब इसके बाद आता है सर अगला पॉइंट, क्या हम डेटर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं असाइनमेंट, यानी आप असाइन कर सकते हो करंट और एनी फ्यूचर डेट, उसमें जो आपकी राइट है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मैंने कहा वेरी गुड। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ओनली द एक्शनेबल क्लेम्स, इसमें की पॉइंट क्या था? अनसिक्योर्ड डेटर, जो आपके अदर देन सिक्योर्ड है आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो, यानी डेटर्स और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड इसमें हमने एक मस्त बात करी थी सर, क्या थी, जो मैं हमेशा भूल जाता हूं, कि अगर आपका जो असाइनी है, ठीक है, ये जो असाइनी है यानी बैंक है, इसके पास जो राइट है क्या वो एब्सोल्यूट है या कंडीशनल? सर वो एब्सोल्यूट है। दिस राइट इज एब्सोल्यूट, वो कंडीशनल नहीं है। तो अपन ने एक बात बोली थी ना, मेरा डेटर आज से तेरा हो गया, तो याद रखना वो डेटर पूरा हो गया, अब आपका उस पर कोई हक नहीं है। इट इज अ एब्सोल्यूट राइट टू द असाइनी। गॉट इट? गॉट इट सर। समझे नहीं समझे? समझ गए सर। अब इसके बाद हमने बात की थी सेट ऑफ की, तो नाम से पता लगता है कि डेबिट को क्रेडिट से सेट ऑफ मारो, यानी इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट जो क्रेडिटर के पास है, कि वो क्या कर सकता है, जो डेटर के अकाउंट में एडवांस है और डिपॉजिट है, दोनों को एक दूसरे से सेट ऑफ मार सकता है। अब इसमें दो मसालेदार बातें सर, क्या क्या? जो मैं सेट ऑफ मार रहा हूं, क्या मैं वो सपोज एडवांस किसी और ब्रांच में है, डिपॉजिट किसी और ब्रांच में है, तो भी क्या सेट ऑफ हो सकता है? हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ ब्रांचेस आर ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी, पहली लाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या थी सर? दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन थी, झटका जो था मैंने आपको दिया था, कि इट इज एप्लीकेबल ऑल्सो फॉर टाइम बार्ड डेट्स। जो डेट्स टाइम बार्ड हो चुके हैं, मतलब जिन पे आपको लग रहा था तो अब मैं रिकवरी नहीं कर पाऊंगा, उनके भी आप डेबिट और क्रेडिट को सेट ऑफ कर सकते हो। राइट राइट सर। तो ये हमने बेसिक बातें सीखी थी। इसके बाद मैंने आपको कुछ मजेदार पढ़ाया था क्या? हाँ सर, आपने एक बात पढ़ाई थी सर, क्या? ऊपर दी गई हमने जितनी भी बातें करी कि भाई जो मैं इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में करता हूं, क्या क्या पॉइंट थे? मोटी बिल्डिंग, तुमको याद तो मोटी से ही आता है ना, तो क्या बॉडी शेमिंग की बातें करते हो? ठीक है, मोटी बिल्डिंग का क्या मतलब था? मोटी बिल्डिंग मतलब मॉर्गेज, राइट। उसके बाद आते लियन और हिपोथिकेशन। ये जो तीनों केसेस हैं, इसमें जब बैंक प्रॉपर्टी को बेचेगा कैसे, उसके पास राइट टू लियन होनी चाहिए। सो लियन इज बेसिकली अ राइट, यू कैन से इट इज अ लीगल चार्ज, जो कहीं ना कहीं ओनर के कंसेंट से आप बनाते हो, ठीक है, वेयर यू कैन सीज एंड डिस्पोज ऑफ, कम ऑन, वेयर यू कैन सीज द प्रॉपर्टी एंड डिस्पोज ऑफ इन द मार्केट। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये सारे पॉइंट्स को अपन ने याद रखने के लिए बहुत फालतू सी मेमोरी टेक्निक बनाई थी सर। इसका क्या नाम था? लस्सी पी के हिप्पो जैसे मोटे हो गए। कम ऑन, लस्सी पी के हिप्पो जैसे मोटे हो गए सर। लस्सी का क्या मतलब है? एल फॉर लियन, ए का मतलब असाइनमेंट, एस का मतलब था सेट ऑफ, लस्सी हो गया। पी के, पी फॉर प्लेज, के से कुछ नहीं है, हिप्पो यानी हाइपोथिकेशन। डन डनाडन डन। पेपर में भी मोटी पतली ही करके रहेंगे। हाँ, वेरी वेरी गुड। अब इधर बताओ मुझे, ये फिर हमने क्या किया था ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद हमने टॉपिक पढ़ा था, हरे वाले कौन से? स्टैंडर्ड लोन, लाल वाले गंदे वाले एनपीए। स्टैंडर्ड में क्या आते हैं? मैंने कहा अच्छे वाले और एसएमए वाले, मतलब स्टैंडर्ड के अंदर भी थोड़े अच्छे और कम अच्छे हैं, ये सबसे अच्छे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेगुलर एसेट। उसके बाद आते हैं सर थोड़े कम अच्छे, जो मतलब बुरे बनने वाले हैं, इनको अपन बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसमें आते हैं एसएमए 0, 1, 2, 3 भी नहीं है, ठीक है, कल को तुम बोलो 3 नहीं है, एसएमए 0, 1, 2, ठीक है, ठीक है सर। 0 में क्या आते हैं? ये आपके, आप ऐसा कह सकते हो, दीज आर ओवर ड्यू फॉर लेट से 0 to 30 डेज, ऐसा लिखा नहीं बट मन में मान सकते हो। एंड इनके अंदर से स्ट्रेस सिग्नल्स आ रहे हैं, यानी ये कहीं ना कहीं ऐसी फील दे रहे हैं कि ये पैसे देंगे नहीं। हो सकता है बोरो ने कॉल करके बैंक को बोला हो यार मैं इस बार तो पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो इनके अंदर से स्ट्रेस के सिग्नल्स आ रहे हैं। या फिर विच आर ओवर ड्यू फॉर लेट से 31 to 60 डेज, या फिर एसएमए 2 जिसकी आप बात करते हो 61 to 90 डेज। सो 90 डेज के बाद क्या? लाल वाले आ जाएंगे। 90 डेज के बाद लाल वाले आ जाएंगे, जिनको आप प्यार से बोलते हो एनपीए। अब एनपीए की सब क्लासिफिकेशन ध्यान रखना। सबसे पहले सब स्टैंडर्ड, यानी वो एनपीए जो 12 महीने तक है। आप 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहते हो, एंड 12 मंथ्स के बाद आप आ जाते हो डाउटफुल में। तो जो डाउटफुल 1 साल तक है वो D1, जो डाउटफुल 1 साल से 3 साल तक है वो D2, एंड जो डाउटफुल 3 साल से ज्यादा है वो D3। ठीक है सर। एंड लास्ट में आ गया लॉस एसेट, जिससे आपने उम्मीद ही छोड़ दी। अब इनकी प्रोविजनिंग भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपको होमवर्क में वैसे भी देने वाला हूं। तो सर इसमें प्रोविजनिंग में हमको क्या ध्यान रखना है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट की जो प्रोविजनिंग है
वो इन्होंने यहां नहीं दे रखी, तो अपन भी बात नहीं कर रहे हैं। तो सब स्टैंडर्ड की बात करते हैं। सब स्टैंडर्ड की जो प्रोविजनिंग है वो है 15%। ठीक है सर, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारे पास डाउटफुल, इसमें आता है D1, D2, D3, और इधर का जो ब्रैकेट है उसमें खोल दो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में आंखें बंद करके सब में लिख दो 100 100 100 100, और जो सिक्योर्ड है सर उसमें क्या आएगा, मैंने कहा उसमें आता था 25 40 100। उसमें क्या आएगा 25 40 100, तो ऊपर 15% था, उसके बाद 25 पे आओ, 25 के बाद 40, 40 के बाद 100। क्लियर है? क्लियर है सर। एंड लॉस एसेट पे 100%। डन 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 डन। फिर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया अबाउट द एनपीएस। एनपीएस में क्या होता है, विच आर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। अब एनपीए की जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है कौन सा लोन है। सो ऑब्वियसली बात है, इट कैन बी लॉन्ग टर्म लोन और इट कैन बी शॉर्ट टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन में इफ द इंस्टॉलमेंट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज देन इट इज अ एनपीए। और अगर शॉर्ट टर्म लोन की बात करूं तो ये कहता है बिल डिस्काउंटिंग को अलग से लेते हैं, इट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। एंड शॉर्ट टर्म लोन में स्पेशल वर्ड क्या था मैं भूल गया, डैश डैश डैश। इट वॉज अ 3 letter मैजिकल वर्ड, आप ऐसा कह सकते हो। वॉट वर दोस 3 मैजिकल लेटर्स? फटाफट बताना चैट बॉक्स में, क्या थे वो 3 मैजिकल लेटर? कम ऑन। आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब सर देखो सिंपल सी बात है, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब नाउ इट इज नॉट इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब प्रॉपर है, बट आउट ऑफ ऑर्डर मतलब अब ये बेकार हो गया। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब ये बेकार हो गया, अब ये एनपीए बन गया। सो इफ समथिंग इज आउट ऑफ ऑर्डर यू विल क्लासिफाई इट एज एनपीए इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज। इसके 3 पॉइंट क्या थे, या तो इसकी आउटस्टैंडिंग लिमिट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिमिट से ज्यादा है, लिमिट यानी सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर, या फिर लिमिट के अंदर तो है बट देयर आर नो क्रेडिट्स, नो पेमेंट्स बाय द बोरोअर फॉर 90 डेज। मैंने मोर देन नहीं बोला, मुझे याद था। उसके बाद सर और लगा के तीसरा पॉइंट क्या था, मैंने कहा क्रेडिट्स तो हैं बट काफी नहीं है बट काफी नहीं है। तो मैंने कहा ये है करके याद रखना, क्रेडिट्स तो है, क्रेडिट्स आर देयर बट दीज आर नॉट इनफ टू मीट द डेबिट्स मेड बाय द बैंक। सो फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने डेबिट कर रखा था 5 लाख का इंटरेस्ट, बैंक ने डेबिट कर रखा था 5 लाख का इंटरेस्ट, बट तुमने कितना दिया, तुमने बोरोअर ने दिया 2 लाख, तो अब है बट काफी नहीं है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो 0 क्रेडिट, लेस क्रेडिट, डन 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 डन। और इसके बाद तो हमने कुछ पढ़ाई नहीं की, तुम पढ़ाने ही नहीं देते हो क्लास में। ठीक है, मतलब मुझे कितनी सारी चीजें करानी थी, तुमने कुछ कराने नहीं दिया आज मेरे को। अब सर इसके बाद क्या था, एनपीए की क्लासिफिकेशन। तो हमने एक बंदा उठाया था जिसका नाम था रेंचो। रेंचो बड़ा ही अमीर है, रेंचो के पास ढेर सारी बड़ी बिल्डिंग है साउथ दिल्ली में, बट रेंचो क्या है ना, अमीर है और उसने एक गरीब बैंक को लूटा, जैसा नॉर्मली अमीर लोग गरीबों के साथ करते हैं। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, इसका अमाउंट इज ओवर ड्यू फॉर 420 डेज, इसके बाद भी आप इसको एनपीए क्लासिफाई करोगे? मैं बोल रहा हूं बहुत अमीर आदमी है, बहुत हाई नेटवर्थ है, इसने बहुत बड़ा एसेट दे रखा है, बोलो फर्क नहीं पड़ता, हमको ढेले का फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, अगर बंदे का पैसा ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज यानी रिकवरी नहीं है, तो हम इसको एनपीए क्लासिफाई करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। इसी तरह हमने बात की थी, पता नहीं कौन था घोचू, ये जो घोचू है इसने क्या कर रखा है, गरीब बैंक से इसने भी लोन ले रखा है, सब गरीब बैंक को लूट रहे हैं। इसने गरीब बैंक से एक हाउसिंग लोन लिया है, कार लोन लिया है, कार लोन टाइम पे देता है, हाउसिंग लोन इज ओवर ड्यू फॉर 120 डेज। तो एक बात बताओ, कौन सा एडवांस एनपीए क्लासिफाई होगा, हाउसिंग, कार, बोथ, नन ऑफ द अबव? सर सिंपल सी बात है, अगर बंदा घोचू है तो सारे के सारे अकाउंट एनपीए बनेंगे। अगर बंदा घोचू है तो सारे के अकाउंट एनपीए बनेंगे, मतलब कार लोन, हाउस लोन दोनों के दोनों एनपीए बनेंगे। यानी सिंपल सी बात है, all the facilities including the investments in securities should be treated as NPA। यानी आपने बस इतनी सी बात समझनी है, एसेट क्लासिफिकेशन should be borrower wise not facility wise। और इन्होंने वही एग्जांपल घोचू वाला यहां पे भी दे रखा है। गॉट इट सर। सबसे पहले सर हमने आज जो टॉपिक पढ़ा वो क्या था, अकाउंट्स रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट। इसमें क्या हुआ था सर, देयर वाज अ विजय माल्या, देयर वाज अ बैंक, देयर वाज अ विजय माल्या, देयर वाज अ बैंक, दोनों ने मिलकर बजाई हमारी बेंच। सर ऐसा क्या किया इन्होंने, ऐसा क्या किया इन्होंने जो आपको इस अकाउंट के साथ दिक्कत थी? मैंने कहा कुछ नहीं था। बेसिकली इन्होंने क्या किया, बैलेंस शीट डेट से जस्ट पहले इसने रीपेमेंट कर दी और बैलेंस शीट डेट के जस्ट बाद बैंक ने इसको वापस वो पैसा दे दिया। तो मैंने कहा जब भी आपको इस तरह की हरकत दिखेगी तो सर क्या ये स्ट्रॉन्ग अकाउंट है, क्या ये स्ट्रॉन्ग अकाउंट है या ये वीक अकाउंट है? सर दिस इज अ वीक अकाउंट। और वीक चीजों के लिए मार्केट में क्या लिखा होता है, हैंडल विद केयर। तो मैंने कहा तुमको बेसिक सी बात ध्यान रखनी थी सर। सबसे पहले क्या, जहां पे भी आपको ऐसा दिखे बैलेंस शीट डेट से पहले कुछ सॉलिटेयर होता है ना, सॉलिटेयर, हाँ प्रीशियस चीज होती है तो उसको हैंडल विद केयर बोला जाता है। कोई सॉलिटरी या कोई फ्यू क्रेडिट्स हुए जस्ट बिफोर द बैलेंस शीट डेट तो बाबा हैंडल विद केयर। हैंडल विद केयर का क्या मतलब है,
क्योंकि ये वीक चीज है, टूट सकती है, तो दीज आर इनहेरेंटली वीक अकाउंट एंड हम इनको डीम्ड एनपीए मान लेते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। अब ये डीम्ड एनपीए है तो हमको पता कैसे चलेगा डीम्ड एनपीए है? तो मैंने कहा इसके लिए आपको सैंपल ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी। सैंपल ट्रांजैक्शन जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बिफोर एंड आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ताकि आपको नॉलेज पता चल सके सर किसके बारे में, कि इन ट्रांजैक्शंस के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या पता इन लोगों ने मिलकर कोई अरेंजमेंट कर रखा हो, क्या पता ये ट्रांजैक्शन रिवर्स हो रही है क्योंकि इनके बीच में एक अरेंजमेंट है टू प्रिवेंट द बोरोअर्स अकाउंट फ्रॉम स्लिपिंग इनटू एनपीए कैटेगरी। तो 3 पॉइंट्स बस आपने ध्यान रखने से, सबसे पहले क्या, हैंडल विद केयर। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इट इज अ इनहेरेंटली वीक अकाउंट, तो अपन इसको डीम्ड एनपीए बोल देते हैं। तीसरा, एज अ ऑडिटर आपने क्या करना है, चेक द फ्यू ट्रांजैक्शन बिफोर एंड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ताकि आपको ऐसा पता चल सके, इंफॉर्मेशन पता चल सके क्या इनके बीच में कोई अरेंजमेंट है which will prevent the borrower from slipping into NPA कैटेगरी। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। फिर हमने बात करी थी गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस की। सर गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस में क्या होता है? मैंने कहा ये इकलौता ऐसा एडवांस है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, अमाउंट ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, फिर भी आप इसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करोगे। यानी ये कहता है कि इवन इफ द अमाउंट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, ठीक है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है एंड आपने ना तो वो गारंटी एक्सरसाइज करी है, इन्वोक करी है, ना उन्होंने रेप्यूडिएट करी है, मतलब उन्होंने भी मना नहीं किया, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज अ स्टैंडर्ड एसेट ओनली। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने इसको स्टैंडर्ड तो मान लिया, क्या इसकी इनकम रिकॉग्निशन भी स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी? मैंने कहा नहीं, इनकम रिकॉग्निशन तो वैसे ही करनी है जैसे एक एनपीए की करते हो। ठीक है सर। सर अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट हो, दिल्ली गवर्नमेंट, तो क्या कोई एक्सेप्शन है? मैंने कहा कोई एक्सेप्शन नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट हो तो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, प्रोविजनिंग और इनकम रिकॉग्निशन वैसी होगी जैसे एक एनपीए की होती है। ठीक है सर। फिर हमने बात की थी एडवांसेस अंडर अ कंसोर्टियम। ये कौन सा वाला टॉपिक था? मैं हूं जियान, मैं हूं बड़ा ताकतवर। सर इसमें क्या हुआ था, 3 लोग थे, जियान, नोबिता और सुनियो। इन तीनों ने मिलकर लोन दिया था किसको? शिजुका को। अब शिजुका को चाहिए था 10,000, जियान के पास था 8,000, नोबिता के पास 1,000 और सुनियो के पास 1,000। तो 80% शेयर किसके पास था? जियान बैंक के पास। तो आप इस केस में बोलते हो जब भी 2 या उससे ज्यादा बैंक्स मिलके लोन देते किसी को तो उसको बोलते हैं कॉन्सर्टियम, क्योंकि जियान कॉन्सर्ट में गाता है। वेरी गुड सर। इसके बाद सर अगला पॉइंट क्या था? जिस बैंक का हायर शेयर है, यानी जियान बैंक का 80% शेयर था, उसको अपन क्या बोलते हैं? लीडर। अब ये तीनों मिलके क्या करेंगे? तीनों मिलके अप्रेजल करेंगे। तीन चीजें क्या थी? अप्रेजल, कंट्रोल और मॉनिटर। ठीक है, ये तीनों मिलके आपको मॉनिटर करेंगे, ऐसे याद करना। ये तीनों मिलके आपको मॉनिटर करेंगे। सर आपको मॉनिटर करेंगे मतलब अप्रेजल करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अब सर एक बात बताओ, जो एनपीए की क्लासिफिकेशन है वो तो इनकी अपनी रिकवरी के बेसिस पे होगी, जितना पैसा जिसको रिकवर होगा जिस टाइम पे, उस बेसिस पे एनपीए की क्लासिफिकेशन करेगी। अब इसमें जियान ने बदमाशी क्या की थी? सर जियान ने ये बदमाशी करी कि जब उसको रेमिटेंसेस मिली, मतलब शिजुका ने जियान को पूरा का पूरा पैसा एक साथ दे दिया, तो उसने अपना पैसा अपने पास रख लिया और उसने सुनियो और नोबिता को उसका शेयर दिया ही नहीं। उसने कहीं ना कहीं सुनियो और नोबिता को उसका शेयर दिया ही नहीं। रेमिटेंसेस वर पूल्ड विद वन बैंक एंड दैट बैंक डिड नॉट पार्ट अवे विद द शेयर ऑफ अदर बैंक्स। उसने बाकी बैंक्स को उनका शेयर दिया ही नहीं। तो सारे बच्चे एक बात बताओ, जो बाकी बैंक्स हैं जिनको अपना शेयर नहीं मिला, क्या उनके लिए ये चीज सर्विस्ड है या नॉट सर्विस्ड? सर इट विल बी ट्रीटेड एज नॉट सर्विस्ड, क्योंकि आपको अपना शेयर ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिला। इट विल बी ट्रीटेड एज नॉन सर्विस्ड फॉर अदर मेंबर बैंक्स, हेंस इट विल बी ट्रीटेड एज अ एनपीए। सर अब तो नोबिता और सुनियो को तो बहुत गुस्सा आ गया होगा, जो मेंबर बैंक्स हैं इनको तो बहुत गुस्सा आ गया होगा, गुस्से से गर्म हो गए होंगे। तो मैंने कहा इनको क्या करना चाहिए? सर अदर मेंबर बैंक शुड गो टू एसी। एसी का क्या मतलब था? ए का मतलब था अरेंजमेंट। इनको कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करना चाहिए टू गेट देयर शेयर ऑफ रिकवरी। गॉट इट सर। या फिर इनको सी से कंसेंट ले लेना चाहिए। सर एक्सप्रेस कंसेंट ले लेना चाहिए, यानी जियान से लिखित में ले लेना चाहिए कि जब भी इनका शेयर उसके पास आएगा, जब भी इन बैंक्स का शेयर उसके पास आएगा तो ये उसको उसका शेयर दे देंगे, यानी एक्सप्रेस कंसेंट फ्रॉम द लीड बैंक टू ट्रांसफर देयर शेयर ऑफ रिकवरी प्रॉपर्ली। आर दीज पॉइंट्स क्लियर और नॉट? यस सर। सबसे पहले मीनिंग बताओ। मीनिंग का क्या मतलब है? जब 2 या उससे ज्यादा बैंक्स मिलकर लोन देते तो उसको कहते हैं लोन अंडर अ कंसोर्टियम। दूसरा पॉइंट क्या था? मैंने कहा दूसरा पॉइंट था लीडर बता देना जिसका मैक्सिमम शेयर है। तीसरा पॉइंट था ये ज्वाइंटली आपको मॉनिटर करेंगे। ज्वाइंटली आपको मॉनिटर करेंगे मतलब ज्वाइंट अप्रेजल, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द फंड्स। फिर अगला पॉइंट क्या था? मैंने कहा जिस बैंक की जो रिकवरी हो रही होगी उसके हिसाब से एनपीए की क्लासिफिकेशन होगी। 5वें पॉइंट में थी जियान की बदमाशी। उस बदमाशी पे जब गुस्सा आया तो ये लोग एसी में गए, यानी इन्होंने अरेंजमेंट किया और
एक्सप्रेस कंसेंट ले लिया। क्लियर है? क्लियर है सर। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, सिर्फ मजे मजे करोगे तो हो जाता है। ठीक है सर। फिर आता है सर ड्राइंग पावर की एलोकेशन। ऐसे केस में ड्राइंग पावर की एलोकेशन कैसे होती है? मैंने कहा सिंपल सी बात है, जो लीड बैंकर है वही दोनों के बीच में ड्राइंग पावर एलोकेट करता है। तो लीड बैंकर क्या होता है? वो ड्राइंग पावर कैलकुलेट करेगा और दोनों के बीच में एलोकेट कर देगा। कई बार नहीं, सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में हो सकता है जो लीड बैंक है ना, वो इन दोनों में से किसी एक बैंक को हायर शेयर दे दे, वो ड्राइंग पावर का हायर शेयर दे दे बोरोवर के कहने पे। बट ऐसा रोज रोज नहीं होता, बहुत अटपटी बात है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में ऐसा हो सकता है। ठीक है सर। अब सर ये अगला पॉइंट क्या कहता है? मैंने कहा अगला पॉइंट आपकी बात करता था इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। किसकी बात करता था? इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो सबसे पहले इरोजन का क्या मतलब है? सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई। वैल्यू कौन सी लेंगे? बुक वैल्यू, फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू? रियलाइजेबल वैल्यू। सर रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये वैल्यू कितनी गिर गई? 50% और 10%, यानी इट इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू जो आपने पिछली बार असेस की थी या आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम असेस करके गई थी। अगर ये 50% से भी ज्यादा गिर, मतलब नाउ इट इज लेस देन 50% ऑफ द लास्ट असेस्ड वैल्यू। नाउ इफ इट इज लेस देन 50% ऑफ द लास्ट असेस्ड वैल्यू, सीधा आप इसको डाउटफुल की कैटेगरी में डाल दो। अगर ऐसा कोई एडवांस है जिसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी थी उसकी वैल्यू इतनी गिर गई है दैट इट इज लेस देन 50% ऑफ द लास्ट असेस्ड वैल्यू, सीधा आप इसको डाउटफुल की कैटेगरी में डाल दो। सर ये ओवरड्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे कितने दिन से ओवरड्यू, नहीं, मैंने कहा वो भाड़ में गया, उस कॉन्सेप्ट की अपन बात ही नहीं करेंगे, सीधा सिक्योरिटी की वैल्यू के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर देंगे। ठीक है सर। बट अगर अब इस सिक्योरिटी की वैल्यू इज लेस देन 10%, सर लेस देन 10% किसका? लेस देन 10% ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द एडवांस, यानी वो जो बोरोवर का अकाउंट है उसमें जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके 10% से भी कम हो गई है इसकी वैल्यू। सर ये तो लॉस ही हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत ही खराब हो गया, इसको अपन लॉस एसेट बोल देंगे। गॉट इट सर। अब सर अगला टॉपिक आता है एडवांसेस टू स्टाफ। ये एडवांसेस टू स्टाफ में हमको क्या बात ध्यान रखनी थी? मैंने कहा एडवांसेस टू स्टाफ में तुमको ध्यान रखना है एज अ बैंक मैं जो स्टाफ को एडवांस दे रहा हूं वो किस कैपेसिटी में दे रहा हूं। क्या मैं उनको एक नॉर्मल एडवांस दे रहा हूं जैसे मैं बाकी अपने कस्टमर को देता हूं? अगर हाँ इट इज द कैपेसिटी एज अ बैंकर तो आप इसको एडवांसेस की कैटेगरी में डालोगे। बट अगर आपने मान लो उनके लिए थोड़ी सी इंटरेस्ट की परसेंटेजेस कम कर दी कि भाई तुम मेरे स्टाफ हो तो मैं तुमसे ज्यादा परसेंटेज चार्ज नहीं करूंगा लोन के लिए, और तुमने उनको थोड़ा पीरियड ज्यादा दिया लौटाने के लिए, यानी तुम उस पर थोड़ा सा एज अ एम्प्लॉयर की तरह दे रहे हो। अगर एज अ एम्प्लॉयर दे रहे हो तो तुम्हारे एडवांसेस में तो नहीं आएगा, तो किस में आएगा? एसेट में आएगा, अदर एसेट्स में आएगा। तो अदर एसेट्स में एक अदर्स करके कैटेगरी उसमें डाल देना। फिर इसमें हमने एक बहुत फालतू बात करी थी। सर फालतू बात क्या थी? अगर बैंक ने कोई हाउसिंग लोन दिया है या अदर लोन दिया है, हाउसिंग या अदर लोन दिया है जिसमें पहले प्रिंसिपल रीपे होगा फिर इंटरेस्ट रीपे होगा, सो फर्स्ट क्वार्टर से क्या आप इंटरेस्ट को ओवरड्यू मानोगे? मैंने कहा नहीं। ये कहता है इफ द इंटरेस्ट इज पेड बाय द स्टाफ आफ्टर द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इज नॉट कंसिडर्ड ओवरड्यू फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर। तो ये अजीब सी बात अपने को बस ध्यान रखनी थी। एंड फिर आती है नॉर्मल सी बात। सर क्या नॉर्मल सी बात है? इट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए व्हेन द इंस्टॉलमेंट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। तो बेसिक सी बात है जो तुमको ध्यान में रख के चलनी है। देन हमने डिस्कस किया था प्यारा सा कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर एडवांसेस वाला। सर इसमें क्या था? मैंने कहा दो तरह की क्रॉप्स होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स को बनने में कितना टाइम लगता है? सर उनकी हार्वेस्टिंग में इट गोज मोर देन 1 ईयर। कहीं ना कहीं उनका जो क्रॉप सीजन है दैट इज मोर देन 1 ईयर। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का क्रॉप सीजन क्या था? सर इट वाज अप टू 1 ईयर। ठीक है सर। हम ये क्रॉप सीजन की बात कर क्यों रहे हैं? ताकि आप इनका एनपीए डिसाइड कर सको। सो एनपीए के लिए इफ द इंस्टॉलमेंट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 1 क्रॉप सीजन तो एनपीए बन जाएगा। और अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करूं तो सर इसका 1 उसके 2 के बराबर है। इसका 1 इसके 2 के बराबर है क्योंकि ये बड़ा क्रॉप सीजन है, तो आप ऐसा कह सकते हो इसका 1 इसके 2 के बराबर है, यानी इंस्टॉलमेंट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 2 क्रॉप सीजन। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये क्रॉप सीजन बताता कौन था? संजय लीला भंसाली कमेटी, यानी एसएलवी कमेटी, यानी स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। जो आपका स्टेट लेवल बैंकर कमेटी है ये बताती है सर क्रॉप सीजन किसका क्या कैसे रहेगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो ये बातें अपन ने ब्रेक से पहले तक की थी। अब सर फिर ब्रेक के बाद हमने क्या किया? हमने ड्राइंग पावर की पूरी कैलकुलेशन समझी कि ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। जो ड्राइंग पावर है किस लिए मिल रही है? वर्किंग कैपिटल के लिए। अब वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? स्टॉक्स आते हैं, डेटर्स आते हैं। कम ऑन, स्टॉक्स आते हैं, डेटर्स आते हैं, और
लाइबिलिटी साइड में आपने क्रेडिटर्स माइनस करने हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले स्टॉक्स उठा लो कि तुमको स्टॉक्स खरीदने के लिए सामने वाले से लोन चाहिए, तो स्टॉक्स की कितनी वैल्यू लेंगे, वही मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू ले ली। अब इसमें से कुछ पैसा तो तुमको देना ही नहीं पड़ता क्योंकि क्रेडिटर तुमको क्रेडिट देता है, तो उसको लेस कर दो, प्लस बैंक कुछ मार्जिन रखेगा तो मार्जिन लेस कर दिया, तो स्टॉक्स की वैल्यू आ गई जो ड्रॉइंग पावर के लिए जरूरी है। ऐसी डेटर्स है। अब डेटर्स में से बैंक कहता है मैं खराब डेटर के लिए लोन नहीं दूंगा, इनएलिजिबल डेटर के लिए लोन नहीं दूंगा, तो वो माइनस कर दिए। फिर इसमें से मार्जिन माइनस किया तो ड्रॉइंग पावर निकल के आ गई। अच्छा, क्या ड्रॉइंग पावर जो तुम फाइनल आंसर आईसीए को निकाल के दोगे, क्या ये सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हो सकता है? मैंने कहा नहीं, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सैंक्शन लिमिट। ये कहीं ना कहीं सैंक्शन लिमिट तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। मीनिंग बता दो। मीनिंग सिंपल सी बात है, ड्रॉइंग पावर इज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, ये वो अमाउंट है जो आप विड्रॉ कर सकते हो वर्किंग कैपिटल के लिए। तो सर इसमें और सैंक्शन लिमिट में फर्क क्या है? सैंक्शन लिमिट इज द ओवरऑल लिमिट। आप ऐसा कह सकते हो तो टोटल एक्सपोजर है, जबकि ड्रॉइंग पावर आपने कैसे कैलकुलेट करी? प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन। प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन। प्राइमरी सिक्योरिटी का क्या मतलब है? स्टॉक्स और डेटर्स। ठीक है सर। अब कंसीडरेशंस क्या रखनी है, यहां से अपना थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजें आ गई। क्या चीजें कंसीडर करके चलनी है एक बैंक को? यू बोलो सारे बच्चे, कंसीडरेशन क्या रखनी है? यू। सर क्या कंसीडर करना है? मैंने कहा तुमको बस ये ध्यान रखना है जो भी एक्सपोजर है ना अकाउंट्स का, जो भी आपका अकाउंट है एडवांस वाला, दैट शुड अगर वो ज्यादा है, अगर वो ज्यादा है किससे? सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से, तो हेड ऑफिस को बता देना। ठीक है सर। या फिर आई का क्या मतलब था? इरेगुलर अकाउंट है। इरेगुलर अकाउंट है तो भी हेड ऑफिस को बता देना। एंड यू का क्या मतलब था? सर यू का मतलब है इट इज अगेंस्ट अनअप्रूव्ड सिक्योरिटी। अगर ये अनअप्रूव्ड सिक्योरिटीज के केस है तो भी आपको हेड ऑफिस को बताना है। यानी एज अ बैंक जब भी तुमको कुछ यू दिखे तो हेड ऑफिस को बता देना। ठीक है। एक्सपोजर इज मोर देन द लिमिट, इरेगुलर अकाउंट और अगेंस्ट अनअप्रूव्ड सिक्योरिटीज। क्लियर है? क्लियर है सर। फिर आती है बैंक की ड्यूटी। बैंक का कर्तव्य क्या है कि जब भी वो एडवांस दे उसके अगेंस्ट प्रॉपर सिक्योरिटी ले। तो ड्रॉइंग पावर के केस में सिक्योरिटी क्या है? करंट एसेट्स। वेरी गुड। करंट एसेट्स में भी तुम क्या ध्यान रख सकते हो? डेटर्स का या स्टॉक का? स्टॉक का। तो हम प्रॉपर स्टॉक स्टेटमेंट लेंगे। पुराने या नए? नए सर। कितने पुराने चल जाएंगे? सर बैंक को 90 डेज से डर लगता है, तो 90 डेज को जैसी मंथ्स में कन्वर्ट करो तो 3 मंथ्स आ जाता है, तो 3 महीने से पुराने नहीं चलेंगे। बट इफ द स्टॉक स्टेटमेंट इज मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड तो हम उस अकाउंट को इरेगुलर मान लेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आते हैं ऑडिटर के कंसर्न। हमको तो सारी स्टेटमेंट चाहिए। ऑडिटर लालची आदमी है, उसको सारे स्टेटमेंट चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल। मंथली स्टेटमेंट किसका? मंथली स्टॉक स्टेटमेंट उस महीने का जिस महीने में स्टॉक ऑडिट हुआ है। क्वार्टरली स्टेटमेंट्स क्या चाहिए? क्वार्टरली स्टेटमेंट्स और बाकी इंफॉर्मेशन जो बोरोवर फाइल करता है बैंक के साथ। एंड लास्ट में आता है सर एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट। हमको वो एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट चाहिए। ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट बोल दो, एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट बोल दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? क्लियर है सर। फिर आते हैं कंप्यूटेशन और ड्राइंग पावर। इसमें कुछ नहीं, बस इतना से ध्यान रखना जो ड्राइंग पावर कैलकुलेट होगी वो क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से होगी, यानी एक्सटेंड गाइडलाइंस जो बोर्ड बनाएगा और ऑडिटर अप्रूव करेगा। हमारा स्पेशल फोकस किस पे रहेगा? क्रेडिटर्स पे, क्योंकि क्रेडिटर्स लेस होते हैं। फिर हमने बात की स्टॉक ऑडिट की। इसमें बस 2 बातें ध्यान रखनी थी। क्या? किसका स्टॉक ऑडिट कराना जरूरी है और स्टॉक ऑडिट में हमें एज ऑडिटर क्या देखना है। स्टॉक ऑडिट वो कराएगा जिसका फंडेड एक्सपोजर इज मोर देन डैश करोड़, 5 करोड़, वही कारो 2020 वाली लिमिट है। दूसरी चीज, जहां हमें लगता है सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है तब भी कराएंगे, यानी द सिचुएशन वारंट्स द सेम, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है। तीसरा क्या था पॉइंट? कंसोर्टियम वाला, यानी अगर आपकी जो ब्रांच है वो लीड बैंक नहीं है, आपकी जो ब्रांच है वो लीड बैंक नहीं है, तो आप लीड बैंकर से रिक्वेस्ट करोगे कि अपनी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट हमको भेज दें। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट में आप देखोगे क्या? मैंने कहा उसको डिटेल में देखना, डिटेल में देखना कि क्या कोई स्पेशल कमेंट्स हैं या ड्राइंग पावर कैलकुलेशन पे किसी ने कुछ बोला है, और सिक्योरिटी की वैल्यू। ये बेसिक बातें आपको देख के चलनी है। जियान वाला पॉइंट अपना बीच में स्पेशल आ जाता है। फिर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें बनी थी। सर क्या, अगर मैं एडवांस की चेकिंग कर रहा हूं तो मुझे किस चीज को लेकर एडवांस चाहिए? ऑडिटर इज प्राइमरीली कंसर्न्ड अबाउट ऑब्टेनिंग द एडवांस अबाउट फॉलोइंग। किस चीज को लेकर एडवांस, किस चीज को लेकर एविडेंस चाहिए? असर्शंस को लेके। हमको एविडेंस चाहिए असर्शंस को लेके, यानी एग्जिस्टेंस। क्या वो अमाउंट ड्यू है ऑन द बैलेंस शीट डेट? राइट। क्या वो बैंक को ड्यू है, यानी इट इज ड्यू टू द बैंक?
कंप्लीटनेस कुछ अनरिकॉर्डेड नहीं है, वैल्यूएशन यानी प्रॉपर वैल्यूएशन होनी चाहिए। वैल्यूएशन के अंदर आप रिकवरेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करोगे। रिकवरेबिलिटी कैसे? प्रोविजन बना के। प्रोविजन एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर द आरबीआई, एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया यानी गैप। क्लियर है? 5 पॉइंट, डन डनाडन डन। इसके बाद सर हमने क्या बोला था? हाउ टू गेट दिस एविडेंस। जो एविडेंस तुमको चाहिए मिलेगा कैसे? तो मैंने कहा इसके हमने पेयर बना लिए थे। सबसे पहले तो ये चेक करो एडवांस है, यानी ये अमाउंट वैलिड है या नहीं है, तो इसको चेक किया लोन की डॉक्यूमेंटेशन से। अब अगर है तो क्या पैसा आएगा, क्या पैसा आएगा, यानी ये ऑपरेट ठीक से कर रहा है अकाउंट, ये पता चलेगा सिक्योरिटी से। एंड लास्ट में अगर पैसा नहीं आएगा तो उसको प्रॉपर्ली क्लासिफाई करना, प्रोविजन बनाना। एंड ये सब चेक करने के लिए कौन से प्रोसीजर लगते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। सो दिस वाज द गेम ऑफ हाउ। वाओ। एंड इसके बाद हमने एक प्यारा सा टॉपिक डिस्कस किया था, 3 पॉइंटर टॉपिक। व्हाट आर द सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जितने भी लार्ज एडवांसेस हैं पूरा चेक करेंगे, जो छोटे एडवांसेस है सैंपल बेसिस पे देखेंगे, प्रॉब्लमेटिक अकाउंट्स को भी अच्छे से चेक करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट था इंटरनल कंट्रोल्स को भी देख के चलेंगे। अब लार्ज का क्या मतलब होता है? रावण लार्ज था, सिंपल सी बात है। तो जो रावण है वो लार्ज एडवांस है, यानी उसके अंदर 10 आना चाहिए, यानी समथिंग विच इज मोर देन 10 करोड़ और 10% ऑफ द टोटल एडवांसेस विच एवर इज लेस। समथिंग विच इज मोर देन 10 करोड़ और 10% ऑफ द टोटल एडवांसेस विच एवर इज लेस। अगर इससे ज्यादा तो फिर उसको लार्ज एडवांस की कैटेगरी में डाल देंगे। आज हमने क्या पढ़ा सर? आज हमने पढ़ी इनकम। इनकम सर बैंक ऑडिट के केस में इनकम को लेके ऑडिटर का क्या कंसर्न है? बस सिंपल सी बात है, जो इनकम है वो पीएनएल आइटम है, यानी इट इज अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अपन सारी असर्शन चेक करेंगे। अकरेंस मतलब जो भी इनकम रिकॉर्ड हुई है पीएनएल में दैट पर्टेन टू द बैंक। ठीक है सर। उसके बाद आपने देखने हैं सी फॉर कंप्लीटनेस, यानी देयर इज नो अनरिकॉर्डेड इनकम, हमसे कोई इनकम छूटी नहीं है। फिर आपने देखना है ए फॉर एक्यूरेसी, यानी जो भी इनकम रिकॉर्ड हुई है दैट इज एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एट द एप्रोप्रिएट अमाउंट। फिर हमने बात की थी कट ऑफ, यानी इट इज रिकॉर्डेड इन अ रेलिवेंट पीरियड। सिंपल सी बात थी, लॉजिकली कवर कर लिया। अब सर अगला पॉइंट जो है वो क्या है? आरबीआई के डायरेक्शन। आरबीआई के डायरेक्शन कहते हैं कि 2 तरह की इनकम होती है। सर क्या? एक मटेरियल, एक इमटेरियल। कम ऑन, एक मटेरियल, एक इमटेरियल। सर मटेरियल इनकम कौन सी है? जो 1% से ज्यादा है। कोई भी इनकम का आइटम जो 1% से ज्यादा है। सर 1% किसका? अगर तो आप अपनी इनकम ग्रॉस बेसिस पे लेते हो। ग्रॉस बेसिस का मतलब है आप उसमें से कॉस्ट माइनस नहीं करते, आप ग्रॉस बेसिस पे टोटल इनकम लेते हो। तो आप अगर 1% ऑफ द टोटल इनकम से ज्यादा की इनकम है तो आप उसको मटेरियल मान लो। या आप अपनी इनकम को नेट बेसिस पे लेते हो। सर नेट बेसिस का क्या मतलब है? इट इज कंसीडर्ड नेट ऑफ कॉस्ट। तो आप इस केस में 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे। अगर इससे ज्यादा इनकम है तो उसको अपन मटेरियल इनकम मानेंगे। अब मटेरियल इनकम का मतलब है आप उसको अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करो एज पर AS 9। बट अगर कोई ऐसी इनकम है जिसको आप मटेरियल नहीं मानते तो आप उसको रियलाइजेशन बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो और ऑडिटर इस केस में रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है सर। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा रेवेन्यू सर्टेनिटी। सर रेवेन्यू सर्टेनिटी क्या है? ये वही टॉपिक है जो आपने पहले AS 9 में पढ़ रखा है कि इनकम को तभी रिकॉग्नाइज करो व्हेन इट इज रीजनेबली सर्टेन कि आप इनकम रिसीव करोगे। बट क्या एनपीए के केस में इट इज रीजनेबली सर्टेन? द आंसर इज नो। बैंक शुड रिकॉग्नाइज द इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस व्हेन इट इज अर्न्ड, बट एसेंशियल कंडीशन क्या है? इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट द अल्टीमेट कलेक्शन। एंड मॉडर्न डे बैंकिंग में क्या होता है? कोर बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज होती है। बट अगर यहां पे अनसर्टेनिटी है यानी एनपीए का केस है तो आप इसको रियलाइजेशन बेसिस पे रिकॉर्ड करके चलोगे। अब सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या क्या जानना है तुमको? सर आपने कहा था कि अब से तो हम रियलाइजेशन बेस पे करेंगे, अब से तो हम रियलाइजेशन बेस पे करेंगे, बट पुरानी इनकम का क्या? मैंने कहा पुरानी इनकम का क्या मतलब? आज जब ये एनपीए बना तो यहां से तो रियलाइजेशन बेस पे करेंगे, बट कल जब ये एनपीए नहीं था तो हमने कुछ इनकम अक्रू कर रखी है, उसका क्या करें? मैंने कहा वो अक्रूड इनकम तुम्हारे एक एसेट है, तो जो एसेट है उसको रिवर्स मार दो, राइट ऑफ कर दो, या फिर आप उसका 100% प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो। यही बात अब यही चलती रहेगी इनकम वाले टॉपिक में। मैंने कहा ठीक है। अब सर एक बात बताओ, क्या ये चीज गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस पे भी लगती है? उसमें भी इनकम रिकॉग्निशन वैसी होगी एनपीए वाली? मैंने कहा उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब एक ये टॉपिक आता है एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी। इसमें क्या था? इसमें वैसा ही प्रोविजन है जैसा हमने पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन के लिए, कि यानी अगर आपने कोई एडवांस दिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी लाइक अ टर्म डिपॉजिट, एनएससी, आईवीपी, केवीपी, तो इसमें आपने बस देखना है एडिक्वेट मार्जिन है क्या।
अगर एडिक्वेट मार्जिन है तो ना तो इसको एनपीए बनाना, प्लस इसकी जो इनकम रिकॉग्निशन है वो अक्रूवल बेसिस पे हो सकती है, यानी आप इसको ड्यू डेट पे अकाउंट कर सकते हो। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। फिर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, बिल्स परचेज्ड। सर बिल्स परचेज में क्या था? मैंने कहा कुछ नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो बिल आप परचेज करते हो, जो बिल एज अ बैंक आप डिस्काउंट करते हो, वो आपने नियर टू द बैलेंस शीट डेट किया। अब इसकी जो डिस्काउंट इनकम है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी जारी है, तो आपको ना इसकी इनकम को अपोर्शन करना पड़ेगा। आपको इसकी जो इनकम आपको मिली है, मान लो 20,000 रुपए मिले हैं, इसको आपको अपोर्शन करना पड़ेगा 2 फाइनेंशियल ईयर में। मैंने कहा ठीक है। दूसरी चीज, जो इनकम दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जारी है और आपको आज ही मिल गई है, दिस एडवांस इनकम इज योर लायबिलिटी। तो बस आपने इतनी सी बात समझनी थी, वॉट एवर बिल्स आर परचेज्ड एट द क्लोज ऑफ द ईयर इट शुड बी अपोर्शन बिटवीन 2 ईयर्स, जो भी आपने उसमें इनकम कमाई। अब जो इनकम नेक्स्ट ईयर को रिलेट करती है, दैट इज द अदर लायबिलिटी। अब कई बार ऐसा हो सकता है आप इसकी रीडिस्काउंटिंग करा लो, कई बार ऐसा हो सकता है आप इसकी रीडिस्काउंटिंग करा लो। तो एक बात बताओ, जब आपने पहले डिस्काउंटिंग की थी तो आपने इनकम कमाई थी 20,000 रुपए। अब जब आप इसने इसकी रीडिस्काउंटिंग कराई किसी और बैंक से तो आपने चार्जेस पे करे 15,000 रुपए। क्या मैं ये जो 15,000 रुपए के चार्जेस पे करे इसको 20,000 की इनकम से नेट ऑफ कर दूं क्या? नहीं सर, नहीं सर। कस्टमर अलग पार्टी थी, जिस बैंक से रीडिस्काउंटिंग कराई वो अलग पार्टी है, तो आप इन दोनों को नेट ऑफ नहीं कर सकते। आप इन दोनों को कहीं ना कहीं नेट ऑफ नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर, क्लियर है सर। अब सर अगला पॉइंट देखो क्या कहता है, बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन की ब्यूटी क्या थी? तुमको सिर्फ 5वां और 6ठा पॉइंट याद रखना है। बिल्स फॉर कलेक्शन की बेस्ट पार्ट क्या था? तुमको सिर्फ 5वां और 6ठा पार्ट याद रखना है। सर 5वां पार्ट क्या था कि जो आपका एक्सपोर्टर है, किधर गया किधर गया किधर गया, ये जो आपका एक्सपोर्टर है इसका अकाउंट तभी क्रेडिट होगा व्हेन द बिल हैज बीन कलेक्टेड। जब बिल कलेक्ट हुआ तभी उसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है सर। और इस ब्रांच को कमीशन तभी मिलेगी, इस ब्रांच को कमीशन तभी मिलेगी जब इसने बिल कलेक्ट कर लिया है। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना सर। क्या? यू नीड टू सी द प्रोसीजर फॉर क्रेडिटिंग द पार्टी। पार्टी शैल बी क्रेडिटेड व्हेन द बिल हैज बीन कलेक्टेड बाय द बैंक और द एजेंट, एंड कमीशन तभी मिलेगी व्हेन द बिल हैज बीन कलेक्टेड। क्लियर है? क्लियर है सर। अब बात करते हैं रीनेगोशिएशन की। रीनेगोशिएशन बड़ा ही अटपटा टॉपिक था सर। इसमें क्या था? आपका कोई लोन है वो रिस्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है सर, या रीनेगोशिएट हुआ है, तो बैंक इसके लिए क्या करता है? फीस और कमीशन चार्ज करता है। तो जो फीस और कमीशन चार्ज कर रहा है वो अक्रू होगी ओवर द रीनेगोशिएटेड पीरियड, ठीक है सर। फिर एक बेसिक सी बात है, टेस्ट चेक करना है आपको, क्या? इंटरेस्ट और फीस कमीशन। इंटरेस्ट और फीस कमीशन, ये फीस कमीशन 3 चीजों के ऊपर थी। क्या? एक तो ऊपर वाले टॉपिक पे यानी बिल्स फॉर कलेक्शन, एंड 2 टॉपिक थे नॉन फंडेड एडवांसेस। नॉन फंडेड एडवांसेस कौन कौन से होते हैं? बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये आपने एक बस लप्पू सा टॉपिक है, इसको अलग से ध्यान में रख के चलना, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट रिवर्सल ऑफ इनकम, माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें सारे टॉपिक्स एक साथ आ जाते हैं। सबसे पहले बताओ कौन सी इनकम को रिवर्स करेंगे? सर सबसे पहले तो एनपीए वाली, फिर हम रॉन्गली क्रेडिटेड इनकम। सबसे पहले एनपीए वाली, फिर रॉन्गली क्रेडिटेड इनकम। और एनपीए में भी 2 टाइप्स ऑफ इनकम क्या होती थी? इंटरेस्ट वाली और बाकी फीस और कमीशन। ओहो, एक तो इंटरेस्ट वाली और दूसरी बाकी फीस और कमीशन। तो सबसे पहले जो एनपीए के इंटरेस्ट हैं उसको रिवर्स करो या प्रोवाइड फॉर कर दो, ये गवर्नमेंट गारंटीड में भी होगा। फिर इसकी जो बाकी फीस कमीशन है उसको भी रिवर्स कर दो या प्रोवाइड फॉर कर दो। फिर जो रॉन्गली क्रेडिटेड इनकम है ड्यूरिंग द ईयर उसको रिवर्स कर दो, जो पुरानी वाली है उसको प्रोवाइड फॉर कर दो। क्लियर है सर। फिर अगले 2 पॉइंट में हम क्या करते थे? इंक्वायरी करते थे। अगले 2 पॉइंट्स में अपन क्या करते थे? इंक्वायरी करते थे। पहले इंक्वायरी किसकी? कि सर जो इनकम अकाउंट है दैट इज अ क्रेडिट अकाउंट, उसके अंदर जो लार्ज डेबिट्स हैं उसकी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि अगर क्रेडिट अकाउंट में डेबिट हो रहा है मतलब रिवर्सल हो रहा है। एंड अगला पॉइंट क्या था जो एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था, सर क्या बैंक को किसी बोरोवर से कोई मेल आई है, क्या बैंक को किसी बोरोवर से कोई कम्युनिकेशन आई है रिगार्डिंग द डिस्क्रिपेंसी ऑफ इंटरेस्ट? मुझे बताओ बोरोवर मेल कब भेजेगा, बोरोवर कम्युनिकेशन कब करेगा? सर जब बैंक ने इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर दिया बेचारे को। तो उस रिवर्सल के केस को भी आपने ध्यान में रखना है, दैट वेदर एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द बोरोवर फॉर पॉइंटिंग आउट डिफरेंसेस ऑफ द चार्ज बाय द बैंक। क्लियर है? क्लियर है सर।
देन वी मूव टू वेरी इजी पॉइंट, लीज्ड एसेट। सर लीज्ड एसेट में क्या होता है? दो पोर्शन होते हैं, एक ऑपरेटिंग पोर्शन होता है और एक इंटरेस्ट पोर्शन होता है। तो जो इंटरेस्ट पोर्शन है किसी ऐसी लीज का पोर्शन है जो एनपीए बन चुकी है, जो कहीं ना कहीं एनपीए बन चुकी है, तो उसको या तो रिवर्स करो या प्रोवाइड फॉर करो। ये टेक आउट फाइनेंस क्या था? जल्दी से बताना सारे बच्चे चैट बॉक्स में। टेक आउट फाइनेंस वाला तो मैं कॉन्सेप्ट ही भूल गया। टेक आउट फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या था बताना जरा। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक आउट फाइनेंस? याद ही नहीं आ रहा क्या था, मुझे बस ये याद आ रहा है, दो एरो बनाए थे, एक ऐसे ऐसे एक ऐसे ऐसे। क्या था इसमें? वेरी गुड जान्या, भार्गव, निवेदिता, शिवम। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जिसमें दूसरा लोन जो मिलता है वो पहले को रिप्लेस कर देता है। मैंने का मतलब यानी सर ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, इसमें जो फाइनेंस है वो एक बारी में नहीं मिलता, स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है। यानी आपको डेट वाइज मिलेगा या फिर आपको कैसे मिलेगा, या तो डेट वाइज मिलेगा या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस पे मिलेगा। एंड दिस इज जनरली इन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, जो रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी होगा उसके हिसाब से एनपीए बनाना, और अगर एनपीए बन गया तो इसकी इनकम तब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगी जब तक रियलाइज ना हो जाए। तो ये बेसिक सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी है। फिर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था पार्शियल रिकवरी। सर पार्शियल रिकवरी में क्या था? मैंने कहा पार्शियल रिकवरी में था थोड़ा सा झंझट। सर झंझट किस चीज का? झंझट इस चीज का कि कल को अगर कोई चीज एनपीए बन गई है, ठीक है, और उसकी पार्शियल रिकवरी हो रही है, तो मुझे कैसे पता चला जितना अमाउंट रिकवर हुआ है उसमें से प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है? हाँ सर ये नहीं पता चलेगा। तो या तो एग्रीमेंट में लिखा हो या इसको लेके अकाउंटिंग पॉलिसी हो। कम ऑन, या तो एग्रीमेंट में लिखा हो या इसको लेके अकाउंटिंग पॉलिसी हो। अब अपने को फ्लो में चलना है। अकाउंटिंग पॉलिसी हमेशा यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट मैनर में होनी चाहिए। ये अकाउंटिंग पॉलिसी किसके हिसाब से होगी? AS9। AS9 कहता है इनकम को आप रिकॉग्नाइज कर लो जब सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन है। जब सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन है तो अगर ऐसा कोई एनपीए अकाउंट है जिसकी अमाउंट को पहले या तो आपने रिवर्स कर रखा है या आपने अकाउंट फॉर ही नहीं कर रखा, अब आप उसको अकाउंट कर सकते हो। यानी जो इंटरेस्ट रिसीव हो गया वो आपकी इनकम बन जाएगा। अब इसमें बस एक बात ध्यान रखनी थी, जो आईसीआई ने थोड़ा सा मसाला डाला था सर, वो क्या था कि ऐसा ना हो जो एनपीए वाला अकाउंट है वो जो तुमको इंटरेस्ट दे रहा है उसके लिए उसने तुमसे अलग से लोन ले रखा है। ऐसा ना हो जो बंदा एनपीए है वो जो तुमको इंटरेस्ट दे रहा है उसके लिए तुमसे उसने अलग से लोन ले रखा है। यानी इंटरेस्ट शुड नॉट बी आउट ऑफ एनी फ्रेश लोन। ऐसा ना हो वो इंटरेस्ट रिकवर करने के लिए आपने उसको कोई फ्रेश लोन दे रखा हो। हाँ, किसने बोला? ये नया टॉपिक है, दिस इज द नया टॉपिक। तो इसको आपने नई फील के साथ अच्छे से करके चलना है, ठीक है सर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट अ मेमोरेंडम अकाउंट, मतलब नकली अकाउंट, डमी अकाउंट। तो जनरली एनपीएस के केस में इंटरेस्ट अक्रू नहीं होता, बट अगर आप चाहो तो एक डमी अकाउंट बना के इंटरेस्ट अक्रू वगैरह कर सकते हो, ओनली फॉर योर कंट्रोल पर्पस। अब ये जो डमी इंटरेस्ट है, क्या ये मेरे ग्रॉस एडवांस का पार्ट बनेगा? द आंसर इज नो। जो आपका ग्रॉस एडवांस होता है यानी एडवांस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, इसका पार्ट ये डमी इंटरेस्ट नहीं बनेगा। फिर अपन चले गए थे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद अपन ने करे छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक। पहला टॉपिक है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसमें सारी इन्वेस्टमेंट्स की इनकम आएगी। कौन सी नहीं आएगी? सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर। जो भी आपके सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर से इनकम आ रही है वो इसमें नहीं आएगी। उसके बाद ये ब्रोकन पीरियड भी हमने बात की थी। सर ये ब्रोकन पीरियड वाला पॉइंट क्या था? 30 डेज इज अ फुल पीरियड। उसके अलावा आप 10-11 दिन का जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हो दैट इज अ ब्रोकन पीरियड। तो चाहे ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट हो चाहे कोई भी इंटरेस्ट हो, अगर आपने कोई ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट पे कर रखा है फ्रॉम द सिक्योरिटीज तो ये नेट ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बस एक ये छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है। बाकी अगले 2 पॉइंट सिंपल सी बात कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है ऑन अ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या आपको कोई प्रॉफिट हुआ है ऑन अ रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों प्रॉफिट्स को चुपचाप पीएनएल में ले जाना। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस में क्या होता है? रेशियो एनालिसिस। रेशियो किसका? जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं उनका रेशियो निकालो, इंटरेस्ट पेड डिवाइडेड बाय एवरेज डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द पीरियड। उस इंटरेस्ट को आपने कंपेयर करना है विद द एक्चुअल इंटरेस्ट जो बैंक ने अपने रिकॉर्ड्स में डाल रखा है। अगर वहां पे कोई वेरिएंस मिलती है तो आप चेक करके चलो।
फिर हमने बात की थी सर किसकी, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट। ये कैसे निकलता था, क्वार्टरली बेसिस पे। वेटेड एवरेज इंटरेस्ट निकलेगा ऑन द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ क्वार्टर। इस इंफॉर्मेशन से आपने वेटेड एवरेज निकालना है, इसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेट से जो एज पर द एनुअल अकाउंट्स है, एंड यहां पे कोई वेरिएंस मिलती है तो एनालाइज करके चलेंगे। फिर मैंने बोला था प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लो, मंथ ऑन मंथ कर लो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर लो, एंड ये एवरेज बैलेंस कैसे निकलता है ये आपको बैंक से समझना पड़ेगा। फिर देखना है कि इंटरेस्ट सारे डिपॉजिट्स पे है, इंटरेस्ट कंप्लीट है। इंटरेस्ट कैसे लगेगा, एज पर द आरबीआई, एज पर द बैंक की रेगुलेशन, एज पर द एग्रीमेंट। और अगर ये इंटरनल इंटरेस्ट है, इंटरनल मतलब किसी ब्रांच से आपने लोन लिया है तो उसकी इंटरेस्ट होगी एज पर द हेड ऑफिस और एज पर द आरबीआई गाइडलाइन। देन लास्ट में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था सर, क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ये टॉपिक तो हमको चुबा था, कैसे चुबा, छोटी सुई की तरह या बड़ी सुई, सर बड़ी सुई की तरह। बड़ी सुई का क्या मतलब था, वी फॉर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, यानी आप इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लो। डीआई का क्या मतलब था, डाइवर्जेंट ट्रेंड्स, क्या ये जो एक्सपेंस है सही ट्रेंड में जा रहा है या उल्टे ट्रेंड में जा रहा है। तीसरा क्या था, SU यानी सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी आप थोड़े एनालिसिस वगैरह कर सकते हो कि ये खर्चा पिछली बार टोटल खर्चे का 5% था, इस बार ये टोटल खर्चे का 10% हो गया, तो ये 5 से 10 जो बढ़ा क्यों बढ़ा। एंड लास्ट पॉइंट था I फॉर इंटरनल कंट्रोल। एंड लास्ट में हमने डिस्कस करे प्रोविजन। इसमें 3 तरह के प्रोविजन आपने ध्यान रखने हैं, प्रोविजन फॉर एडवांसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन फॉर एडवांसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ प्रोविजन। एंड सर इसमें प्रोविजन कैसे निकलता है हम सबको पता है, आपको आरबीआई का सर्कुलर देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा प्रोविजन ठीक निकाला, प्रोविजन के लिए चेक करेंगे क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के लिए चाहिए ब्रेकअप ऑफ द एडवांसेस इनटू डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमको देखना पड़ेगा फ्रॉम द लेजर। देन कम्स योर टैक्स का प्रोविजन, वो आपने टैक्स के प्रोविजन को चेक करना है कि इन्होंने कैलकुलेशन ठीक करी है, एंड अदर एक्सपेंसेस का जो प्रोविजन है वो भी इन्होंने ठीक बनाया है या नहीं। यहां हमारी आज की पूरी क्लास रिवाइज होती है। सबसे पहले सर आज हमने क्या पढ़ा, कंडक्टिंग एन ऑडिट। इसमें आपको छोटी छोटी बातें बस ध्यान में रख के चलिए। सर क्या, सबसे पहले जब भी आप ऑडिट कंडक्ट करने जाओगे तो कुछ इनिशियल चीजें ध्यान रखना, इनिशियल कंसीडरेशन अपन इनको बोलते हैं। सबसे पहले क्या है सर, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, यानी अगर मैं बैंक ऑडिट करने जा रहा हूं, चाहे सेंट्रल ऑडिट या ब्रांच का ऑडिट, मुझे बताना पड़ेगा क्या मैंने बैंक से कोई क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है, क्या मैंने बैंक से कुछ लोन ले रखा है, क्या मैं बैंक को कुछ ओ करता हूं कि नहीं, डू आई ओ एनी मनी टू द बैंक व्हाटसोएवर। देन कम्स इंटरनल असाइनमेंट्स ऑफ द बैंक। इंटरनल असाइनमेंट्स ऑफ द बैंक मतलब जो चीजें आपको पहले से पता थी उसी को मैं यहां रिलेट कर रहा हूं कि अगर आप एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो तो क्या आप उसका इंटरनल ऑडिट कर सकते हो, नारे बाबा ना, अरे नारे बाबा ना। सेक्शन नंबर 144, कम ऑन, सेक्शन नंबर 144, ये जो सेक्शन 144 है ये कहता है कि इफ यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी देन यू कैन नॉट प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज, और उसके अंदर ही इंटरनल ऑडिट सर्विस आती है। ठीक है सर, तो यहां बैंक में इंटरनल ऑडिट का नाम क्या हो जाता है, कॉन्करेंट ऑडिट। तो आप ये कॉन्करेंट ऑडिट की सर्विस नहीं दे सकते। इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन बैंक में, तो वो भी आपका इससे हो गया। ठीक है सर, अब सर प्लानिंग करते वक्त आपको कुछ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करनी होती है, यानी द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड बाय SA 210, SA 220 जो आपने प्लानिंग में ऑलरेडी पढ़ रखी है। देन हमने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया सर, क्या, मैं हूं बैंक का आज का ऑडिटर यानी आज का चार्टर्ड अकाउंटेंट। इससे पहले भी एक एक्स था बैंक का, एक्स मतलब मेरे से प्रीवियस ऑडिटर, मेरे से प्रीवियस ऑडिटर। तो बताओ आज का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको ना कहीं कम्युनिकेट करके चलना पड़ेगा विद द प्रीवियस ऑडिटर, यानी आपसे पहले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर था, यू नीड टू कम्युनिकेट विद दैट ऑडिटर। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर, यानी हमको उससे कहीं ना कहीं क्या लेना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऐसे 210 वही है, ऐसे 510 वही है, ऑडिट रिस्क वही की वही है, तो वही आपने देखनी है। अब सर एक बात बताओ, टीम कैसी होनी चाहिए, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए, बेसिक बात ध्यान रखना। फिर हमने एक बहुत ही प्यारा टॉपिक स्टार्ट किया था सर, इसका नाम क्या था, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सारे बच्चे बताओ रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है?
सर सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करके मेजर करो कौन सी क्वालिटी की रिस्क है और कौन सी बेकार रिस्क है। जो क्वालिटी की रिस्क है जिस पे फोकस करना है उसको मॉनिटर करके चलेंगे। सो आइडेंटिफाई, मेजर एंड मॉनिटर द रिस्क। इसके लिए आप क्राइटेरिया वगैरह बनाओगे, लिमिट्स वगैरह सेट करके चलोगे। अब रिस्क है तो कंट्रोल है, रिस्क है तो कंट्रोल है, रिस्क है तो कंट्रोल है, यानी आपने बात करनी थी कंट्रोल एक्टिविटीज की। सारे बच्चे जल्दी से बताइए सर क्या जो आपकी कंट्रोल एक्टिविटीज है हम किसको कंट्रोल करके चलेंगे? सर एयरपोर्ट पे अगर कोई सेलिब्रिटी आती है, एयरपोर्ट पे अगर कोई सेलिब्रिटी आती है तो हमें किसको कंट्रोल करना पड़ता है? पेप्स को। हमें लिमिट लगानी पड़ती है, हमें पेप्स को कंट्रोल करना पड़ता है। यानी आपने बात याद रखनी है लिमिट वाली। पेप्स का मतलब क्या था? फिजिकल सिक्योरिटी, अप्रूवल ऑफ द ट्रांजैक्शन, अप्रूवल ऑफ द एक्सेप्शंस, एज वेल एज P फॉर प्लानिंग था, यानी आपने कंटिजेंसी प्लानिंग करनी, कल को कुछ दिक्कत आई तो अपन क्या करेंगे। एंड S का मतलब था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सारे काम डिवाइडेड होने चाहिए, एक ही बंदा सारे काम ना करे। तो ये आपने बेसिक कंट्रोल एक्टिविटीज ध्यान रखनी थी। फिर मैंने कहा था मॉनिटरिंग को संभाल के रखना क्योंकि आगे काम आएगा। सर ये सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट यूनिट लगेगा। अब रिस्क मैनेजमेंट यूनिट को मॉनिटर करने के लिए चाहिए इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन कहां से आती है? रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें से आपको फाइनेंशियल, कंप्लायंस और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया पे किसकी नजर रहेगी? बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। यानी TCWG विल हैव अ ओवरसाइट ओवर द होल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो बस आपने यही 5 बातें ध्यान रखनी है। TCWG की नजर रिस्क, कंट्रोल, मॉनिटर एंड लास्ट में आ जाता है रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद मैंने एक छोटा सा टॉपिक और आपको पढ़ाया था सर, प्लानिंग वाला। प्लानिंग के अंदर मैंने आपको कहा था प्लानिंग की समरी बनानी जरूरी है। सर प्लानिंग की समरी बनानी जरूरी क्यों है? 3 चीजों के लिए। प्लानिंग से क्या पता लगता है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर। यहां बोलो स्कोप एंड एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर। दूसरी चीज, जब भी आप समराइज करोगे तो क्या सारे इश्यूज को समराइज करोगे, सारी रिस्क को समराइज करोगे, सारे कंट्रोल्स को समराइज करोगे? मैंने कहा नहीं, सिग्निफिकेंट को। इट विल हाईलाइट द सिग्निफिकेंट इश्यूज, सिग्निफिकेंट रिस्क, प्लस आप कंट्रोल्स पे कितना रिलाय कर रहे हो। एंड हम कर क्यों रहे हैं? कई बच्चों के तो मन में आया ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं? मैंने कहा एविडेंस के लिए। आपके पास एक एविडेंस रहेगा कि आपने पूरे ऑडिट को प्रॉपर्ली प्लान किया था, आपने सारी रिस्क को रिस्पॉन्ड किया। सर रिस्क कौन सी थी? EPS, इंगेजमेंट, परवेसिव और स्पेसिफिक रिस्क। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे जो आज हमने पढ़ा, एकदम प्यारा टॉपिक था। अरे एकदम प्यारा टॉपिक था, उसका नाम क्या था? इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस। डुन 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 डुन, अरे डुन 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 डुन। स्क्रीन पे मत देखना, चक्कर आ जाएंगे। हाँ सर, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस में सर क्या था? मैंने कहा फ्लो में रिवाइज करते हैं। दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस जिसके थ्रू बैंक लोन सैंक्शन करता है। सबसे पहले बैंक क्या चेक करेगा? सपोज मेरे सामने आता है मुन्ना माइकल। अब अगर मेरे सामने मुन्ना माइकल आता है तो मैं मुन्ना माइकल को लोन देने से पहले क्या चेक करूंगा? क्या ये क्रेडिट वर्दी है, क्या ये बंदा लायक है या नालायक है, यानी आई विल चेक द क्रेडिट वर्दीनेस। उसके बाद जाके मैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करूंगा। सर डॉक्यूमेंटेशन किसकी? जो वो मुझे सिक्योरिटी दे रहा है, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन है और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं वो मैं कंप्लीट करूंगा। देन मैं चेक करूंगा कंप्लायंस। सर कंप्लायंस किसकी? टर्म्स ऑफ सैंक्शन के साथ। इसके ऊपर हमने MCQ भी किया था। और एंड यूज ऑफ फंड्स, कि सामने वाला फंड्स को किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करेगा, ये भी मेरे को चेक करके चलना है। सो कंप्लायंस विद द सैंक्शन एंड एंड यूज ऑफ फंड। तो सर ये तो भूमिका हो गई। इसके बाद सर क्या होगा? एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले। सर एक हाथ दे एक हाथ ले मतलब इधर से हमने लोन दिया, उधर से हमको क्या मिली? सिक्योरिटी। अब ये जो सिक्योरिटी लोगे ये आप ज्यादा वैल्यू की लोगे या कम वैल्यू की? सर ज्यादा वैल्यू की। यानी लोन कम वैल्यू का, सिक्योरिटी ज्यादा वैल्यू की। ये जो बीच की चीज है इसको कहते हैं मार्जिन। तो आपके पास एडिक्वेट मार्जिन होना चाहिए कि कल को सिक्योरिटी की वैल्यू गिर तो नहीं गई। ठीक है सर। फिर आपने 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज ध्यान रखनी है। सर क्या? अगर ये जो सिक्योरिटी है शेयर डिबेंचर जैसी है तो ये बैंक के नाम में रजिस्टर होगी। अगर ये सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा या टाइटल डीड अपने नाम में ले लो। ठीक है सर। एंड थर्ड पॉइंट क्या था? अगर ये गुड्स है तो चेक करो गुड्स की पोजेशन आपके पास है एज अ बैंक। अगर हाँ तो उसको टेस्ट चेक कर लो, गुड्स की क्वालिटी ठीक है। अगर गुड्स उसके वेयर हाउस में है तो फिर आपको वहां पे भी टेस्ट चेकिंग वगैरह ध्यान रख के चलनी पड़ेगी। फिर आती बात ड्रॉइंग पावर की। इसमें ना कुछ मजेदार पॉइंट थे। क्या था? ड्रॉइंग पावर का रजिस्टर बनता है, हमको पहली बार इस टॉपिक में पता चला। एंड ये मंथली अपडेट भी होता है। जो भी अकाउंट है विद इन द ड्रॉइंग पावर होना चाहिए। अगर अकाउंट EU होता है, अगर अकाउंट EU होता है तो आपको हायर अथॉरिटीज को बताना होता है। सर ये EU का क्या मतलब था?
ई फॉर एक्सपोजर, जो अकाउंट का एक्सपोजर है इट इज मोर देन द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर। ये अकाउंट इरेगुलर हो चुका है, पैसे ही नहीं दे रहा। या फिर यू का मतलब था इट इज अगेंस्ट अनअप्रूव्ड सिक्योरिटी, तो भी आपको हेड ऑफिस को बताना पड़ेगा। एंड लास्ट में हमने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था सर, क्या जितने भी अकाउंट्स हैं उनके ऑपरेशंस को साल में एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। जितने भी अकाउंट्स हैं उनके ऑपरेशंस को साल में एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, या फिर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे इफ इट इज रिक्वायर्ड। बस इतना ही पढ़ा था हमने, हाँ बस इतना ही पढ़ा था, कुछ और नहीं पढ़ा था, नहीं कुछ और नहीं पढ़ा था। यहां आपका पूरा का पूरा बैंक ऑडिट गेट्स कंप्लीटली रिवाइज्ड। नहीं सर, एक टॉपिक और पढ़ा था, एक टॉपिक और पढ़ा था। मैंने कहा क्या, इत्थे तो देखो आईसीआई के स्टडी मटेरियल का बैक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ केवाईसी नॉर्म्स इन द ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव। ऑडिटर के पर्सपेक्टिव में जो केवाईसी नॉर्म्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने कहा था सबसे पहले क्या तुम केवाईसी नॉर्म पे टूट पड़ोगे, मनी लॉन्ड्रिंग की गाइडलाइन पे टूट पड़ोगे, या भूमिका बनाओगे। सर भूमिका बनाएंगे। तो मैंने कहा भूमिका कैसे बनाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग से क्या होता है, फ्रॉड होता है। यस सर, तो ऐसे लिखो, ऐसे 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी relating to fraud in an audit of financial statement. Come on, auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. हमें इसमें क्या करना है, मैंने कहा हमें सबसे पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखनी ड्यू टू फ्रॉड, फिर उस पर रिस्पॉन्ड करना है, टेस्ट करना है, एविडेंस कलेक्ट करना है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बाय मेंटेनिंग अ एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। भूमिका रेडी है। अब सर इसके बाद इसके बाद क्या करना है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्या बैंक को फ्रॉड के लिए कोई गाइडलाइन दी है। हाँ, आरबीआई ने गाइडलाइन दी है कि आपको ना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग करनी है और केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करना है। इसके लिए जो गाइडलाइन दी है इसको दोनों को मिला दो तो क्या बन गई, केवाईसी नॉर्म्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस। आहा, केवाईसी नॉर्म्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस, सर उल्टा बोल दिया, केवाईसी गाइडलाइंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स। या 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे तो आ जाएगा दिमाग में। केवाईसी गाइडलाइंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर है सर। अब बैंक का काम क्या है, इन स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को अपने प्रोसीजर्स में डाले, अपने कंट्रोल्स में डाले। बैंक शुड फॉर्म द प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स अराउंड देम, ताकि वो फ्रॉड को रिकॉग्नाइज करे और रिपोर्ट करे, ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज करे और रिपोर्ट करे। यहां आपका फ्रॉड वाला टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है। सो मित्रों, आई होप कहीं ना कहीं बैंक ऑडिट को रिवाइज करके आपको मजा आ गया। ये जो चीज मैंने आपको 1 घंटे में कराई, ऑटोमेटिकली आप आराम से इसको 1 to 1.5 आवर्स में, अब जब नेक्स्ट टाइम बैंक ऑडिट उठाओगे तो इसको सेल्फ रिवाइज भी कर सकते हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे ये रिवीजन हो जाती है इस बार अपने क्वेश्चन बैंक पे भी चले जाना, क्योंकि जब आप वो क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक सेकंड रिवीजन भी हो जाएगी इसी के साथ। तो इसी तरह खुशी खुशी मन लाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों।